कल मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ चैट कर रहा था और उसको मैंने बताया कि मैंने यूपीआई का ऐप रिसेंटली इंस्टॉल किया है। और चैट पे ही ना मैंने बातों बातों में ऐसे ही बताया था कि क्रेडिट कार्ड्स कितना हार्मफुल है इस इकोनॉमी के लिए, जो अभी करंट सिचुएशन है। तो मेरे पीछे वो ग्राफ भी मैंने इसी के लिए रखा हुआ है। जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो उसमें बताएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे उस पर। तो उसने मुझे सुबह पूछ लिया आज कि क्या है, मतलब क्रेडिट कार्ड क्यों इतना खराब है इकोनॉमी के लिए, कि थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ तो मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ और इसको एक वीडियो में रिकॉर्ड कर दूँ, कि सो दैट सभी को हेल्प हो जाए इससे। अच्छा, अगर मैंने किसी टॉपिक को मिस किया है या मैंने किसी टॉपिक पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना, सो दैट आई कैन अगेन एक्सप्लेन इट टू इट। एक्सप्लेन मैं कर दूँ उसको अलग से। और अगर कुछ मिस कर गया हो तो वो भी बता देना कि क्या मिस किया हुआ है, तो मैं फिर से उसके ऊपर और एक वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो को मैं स्पेसिफिकली यूपीआई पे नहीं जाता हूँ, मैं इस पे क्रेडिट कार्ड पे ही रखते हैं इसको, क्योंकि इसमें है कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऐड करना चाह रहा था, अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी देना चाह रहा था उस पर। फिलोसॉफिकली क्यों क्रेडिट कार्ड ठीक नहीं है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा जाऊंगा शायद एंड ऑफ उसमें। और तो इस पे यूपीआई पे बात डिस्कस नहीं करते इस वीडियो पे। यूपीआई के लिए कोई और वीडियो बना देंगे, या यूपीआई पे ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस है अवेलेबल मार्केट में। या मुझे बताना अगर यूपीआई में भी एक कोई वीडियो बनाना हो तो उस पे भी मैं ऐड कर दूंगा एक वीडियो। आम, तो मैंने कुछ अपने पॉइंट्स अपने नोटबुक पे लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स अपने सिस्टम में भी रखे हुए हैं। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करूंगा इसमें, और होपफुली मैं पूरा का पूरा कवर कर पाऊँ, पूरा एक ओवरऑल व्यू दे पाऊँ क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं इसके। क्रेडिट कार्ड का ओवरव्यू। तो क्रेडिट कार्ड्स है क्या बेसिकली, तो ये एक बैंक से हमें एक ये बताया जाता है कि तुम बैंक से हमें एक उधार मिलता है, हमें क्रेडिट कार्ड क्रेडिट मिलता है, हमें उसी को उधार मान लेते हैं हम लोग, राइट। कि ये एक अमाउंट हमने तुम्हारे लिए एलोकेट किया हुआ है, 1,000 रुपए या 1,000 डॉलर, कुछ भी हो सकता है। डॉलर या रुपए, ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट यहाँ पे। सपोज बैंक ने मुझे बताया कि ये 1,000 मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो मुझे फिजिकली नहीं देता 1,000 कि ये लो तुम्हारा 1,000 और तुम खर्च कर लो, नहीं। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे नाम पे 1,000 अलॉट करके रखा हुआ है, और जब भी तुम यूज करना चाहो उस 1,000 से तुम यूज कर लो, या 10,000 से तुम इसको यूज कर लो, और बाद में तुम मुझे पे कर देना। तो उसका एक टाइम पीरियड भी होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक तुम उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें इस टाइम से इस टाइम तक इसको पे करना है। अगर पे नहीं करोगे तो वो ऐड कर देगा अपने नेक्स्ट साइकिल में। इसको आएंगे डिटेल में अगर उसके ऊपर। पर ओवरऑल क्रेडिट कार्ड वही है कि ये मेरा पैसा नहीं है, बैंक का भी पैसा नहीं है, बस बैंक ने हमें ये फैसिलिटी दिया है कि एक अमाउंट हमारे नाम पे ऐड कर दिया उन्होंने, बोल के कि ये अमाउंट के बीच में तुम जितना तुम्हें अमाउंट यूज करना है तुम यूज कर लो, कुछ खरीदना है कुछ खरीद लो, या पैसे निकालने हैं तो पैसे निकाल लो। कैश भी निकाल सकते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड से। तो ये एक सिस्टम है। अम, जब क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था, ये बहुत पहले का भी नहीं है, बहुत रिसेंटली, चलो मेरे पास अभी हिस्ट्री है नहीं उसका वैसे कि कब शुरू हुआ था क्रेडिट कार्ड, पर वो बहुत रिसेंट है ये कंसेप्ट पहले था नहीं है क्रेडिट्स का। तो मुझे लगता है ये क्रेडिट कार्ड्स लाइक प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स। जब पॉलीथीन बैग्स मार्केट में आया तब ये इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड की जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है। पहले अलग तरीके से होता था पैकेजिंग, या पैकेजिंग होता ही नहीं था ऐसे। प्लास्टिक आने के बाद उसने पैकेजिंग इंडस्ट्री को पूरा चेंज कर दिया। पर अगर हम लोग इसको अनकंट्रोलली यूज करें, जो अभी यूज हो रहा है प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन बैग्स जो भी है, तो इसके एनवायरनमेंट के ऊपर साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। वो हमें अभी दिख रहे हैं, राइट। पर क्रेडिट कार्ड्स इज आल्सो समथिंग सिमिलर, राइट। कि है बहुत पावरफुल, या है बहुत इंटरेस्टिंग चीज जिसको हम लोग पावरफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। पर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा भी अम, ना जाने हुए इसको यूज करें, तो ये बहुत बड़ा मेजर थ्रेट क्रिएट कर देता है इकोनॉमी के लिए। पर्सनल इकोनॉमी, पर्सनल फाइनेंसेस, फाइनेंस फॉर अ कंट्री, पीछे वही दिखा रहा है। ये फाइनेंस फॉर द कंट्री का क्या हाल हो चुका है अभी, राइट।
जब मैं उस टॉपिक पे आऊंगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी इसके कुछ पॉजिटिव्स पे ऊपर बात कर लेते हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं इकोनॉमी पे या हमारे अपने फाइनेंसेस पे। तो ये कस्टमर स्पेंडिंग को बूस्ट करता है। कैसे कि इवन दो मेरे पास वो पैसे अभी है नहीं ये मोबाइल खरीदने के लिए या किसी के लिए, पर फिर भी मैं वो मोबाइल खरीद सकता हूँ। तो ये क्या करता है कि कस्टमर्स को एनकरेज करता है कि और ज़्यादा स्पेंड करें, which is good, क्योंकि कस्टमर जितना स्पेंड करेगा which is good in one sense, पर कस्टमर जितना स्पेंड करेगा इकोनॉमी उतना ही ग्रो होगा, क्योंकि कस्टमर अगर स्पेंड नहीं करना बंद कर देता है तो इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कस्टमर स्पेंड नहीं कर रहा है, वो कंपनी वो बनाने के लिए उसके पास कोई मोटिवेशन है नहीं कि मैं बनाऊं क्यों, अगर कोई खरीदेगा नहीं, राइट। तो वैसे ही वो इट्स अ साइकिल। कस्टमर स्पेंड करेगा, कंपनी और बनाएगा, कंपनी बनाएगा तो उनको एम्प्लॉयज को सैलरी मिलेगा, वहां पे सैलरी से वो एम्प्लॉयज फिर से कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे, तो इट्स ए काइंड ऑफ एन विशियस साइकिल जो चलता रहता है। तो क्रेडिट कार्ड उसको एनकरेज करता है कि स्पेंड करो। उसके साइड इफेक्ट्स भी है, डाउन साइड्स भी है उसके, पर वो भी आएंगे उसके ऊपर हम। पर फर्स्ट थिंग, गुड थिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स इज कस्टमर स्पेंडिंग को वो एनकरेज करता है वो। अगर वो स्पेंडिंग होता है ज़्यादा तो वो डिमांड ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा होता है तो चीज़ों के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। दैट इज़ इन्फ्लेशन, वो अलग टॉपिक है, पर हाँ, डिमांड ज़्यादा होता है तो प्राइसेस थोड़े इंक्रीज हो जाता है, प्राइसेस इंक्रीज होता है तो ओवरऑल इन्फ्लेशन थोड़ा हेल्दी रहता है। इन्फ्लेशन हेल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है एक इकोनॉमी के लिए, तो ओवरऑल इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिलता है उससे। हेल्पिंग बिजनेसेस ग्रो, बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए ये हेल्प करता है। जैसे कि मैंने सपोज मेरा एक बिजनेस है, कुछ भी बनाता हूँ मैं छोटा सा, तो अगर मेरे मैं क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करता हूँ उस पे, तो बहुत सारे कस्टमर्स आ सकते हैं उससे मुझसे वो सामान खरीदने के लिए, कि जो भी मैं बना रहा हूँ तो वो बिजनेस से खरीदने के लिए आते हैं। ये अगर जैसे कि फोन कंपनी फोन बना रहा है, अगर कोई कस्टमर आएगा ही नहीं फोन खरीदने के लिए, तो वो, या ऐसा होता है कि सब कुछ हमें कैश से ही खरीदना होता, तो ये आप सोचो कि कितना टाइम लग जाता हमें एक फोन खरीदने के लिए, क्योंकि इतना सारा पैसा हमें कलेक्ट भी करना है, देन वी कैन गो आउट एंड बाय द फोन। अभी क्या होता है कि हमें फोन चाहिए, हम फोन खरीद लेते हैं, उसके बाद उसको पे करते रहते हैं धीरे धीरे ओवर द टाइम, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे हमने फोन खरीद लिया, क्योंकि वो फोन बिक गया इन दैट केस। अगर हम वैसा नहीं क्रेडिट को यूज करते, तो ये होता कि हम लोग पैसे कलेक्ट करते बैंक में, वो पैसा आता तब जाके हम लोग फोन खरीदते, तो उसका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, हम लोग जल्दी जल्दी नहीं खरीद पाते कस्टमर्स। पर ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि इसके पॉजिटिव्स भी है, इसके नेगेटिव्स भी है, हम लोग दोनों भी बात करेंगे एक एक करके। तो ये पॉजिटिव हो गया कि ये बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, बिजनेसेस ग्रो करता है तो इकोनॉमी ग्रो करता है साथ में। इसलिए होता है कि कस्टमर्स बड़ा सामान खरीद सकता है क्रेडिट से, जो कि शायद हम लोग पैसे कलेक्ट करके हम लोग ना सोचे खरीदने के लिए, राइट। क्योंकि हम लोग अभी इतने एक्सपेंसिव फोन खरीद लेते हैं जो कि शायद मैं ना खरीदूं अगर मुझे कैश पे करना पड़े इसके लिए। पर है इसके ऊपर और भी टॉपिक्स है जिसको मैं आऊंगा धीरे धीरे। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू द कस्टमर, कि वही सेम टॉपिक है, मुझे आज एक बड़ा वाला टीवी खरीदना है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है बैंक में कि मैं एक टीवी खरीद पाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड से टीवी को खरीद लेता हूँ और क्रेडिट कार्ड कंपनी को मैं धीरे धीरे पे कर देता हूँ उसको, सिंपल, राइट। या ऐसा होता तो हम लोग शायद खरीदते ही नहीं वो टीवी, राइट। उसके साथ कुछ और आता है कि जैसे कि रिवॉर्ड प्रोग्राम्स है, कुछ कैशबैक ऑफर्स भी देते हैं बहुत सारे कंपनीज की, यूज कर लो तो तुम्हें कैशबैक मिल जाएगा उसके ऊपर से। एक एडवांटेज ये होता है क्रेडिट कार्ड यूज करने का, कि क्रेडिट बिल्डिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्रेडिट बिल्डिंग हमें क्यों चाहिए, अगर हमें कुछ मेजर परचेज करने हो इन फ्यूचर, घर खरीदना हो, कार खरीदना हो, सो वी नीड ए गुड क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर तभी बनेगा जब हम लोग क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हैं। उस पे ऊपर भी मैं आऊंगा थोड़ा सा डिटेल बाद में, उसको समझाने के लिए कि कैसे क्रेडिट स्कोर्स को
क्रेडिट स्कोर्स को इम्पैक्ट किया जाए क्रेडिट कार्ड यूज करके। अगर हम लोग कैश से ही सारा ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक के पास हमारे लिए कोई डेटा नहीं है कि ये एज ए कस्टमर कैसे अपने पैसे को मैनेज करता है। बैंक डजंट नो दैट, क्योंकि बैंक के पास तो मैं कभी गया ही नहीं, कैश अपने पास रखा, कैश से मैंने सामान खरीद लिया, मैंने कैश से दे दिया, हो गया, सामान आ गया मेरे पास। बैंक को कैसे पता चलेगा कि ये इंसान अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करता है, क्या वो अपना टाइमली पे करता है चीज़ों को, क्या वो अ, पूरा पे करता है अपने क्रेडिट कार्ड्स को। अगर नहीं, क्रेडिट कार्ड्स को अगर वो पे नहीं कर पाता, दो दो 3,000 रुपए या डॉलर जो भी हो, तो वो अगर एक घर खरीदेगा आधे आधे मिलियन का, तो वो कैसे पे करेगा? 10-20 लाख का, तो वो कैसे घर खरीदेगा? 10-20 लाख तो आजकल मिलता नहीं है वैसे घर। अगर 50-60 लाख में एक घर खरीदेगा, वो उसको कैसे पे करेगा? मुझे क्या पता, बैंक को क्या पता कि कस्टमर का हैबिट क्या है? क्या वो पे कर देता है टाइमली चीज़ों को? क्या वो पूरा पे कर देता है चीज क्रेडिट कार्ड के बिल को? अगर नहीं, तो बैंक सोचेगा कि नहीं, अगर ये 2,000 नहीं पे कर पा रहा है टाइम से, तो मैं उसको 40 लाख दूं किस भरोसे? तो इस भरोसे को क्रिएट करने के लिए बैंक ये बोलता है कि क्रेडिट स्कोर बनाओ अपना। और क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है? क्रेडिट कार्ड यूज करो, उसको पे करो, राइट? तो वैसे बनता है क्रेडिट स्कोर। टाइम लगता है उस पे बनने के लिए, 1-2 दिन में नहीं बनता, वो कुछ महीने कुछ साल, डिपेंडिंग ऑन कि किस स्टेज से हम लोग जा रहे हैं उसको बनाने और कहाँ तक उसको लेके जाना है, इट टेक्स टाइम। और हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स कैसे हैं, तो उसके ऊपर वो क्रेडिट स्कोर चेंज होता रहता है। पर हाँ, दिस इज वन गुड थिंग, अगर आपको बड़ा परचेस करना है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर क्रेडिट स्कोर। तो अभी से सोचोगे तो तब जाके वो बना पाओगे धीरे धीरे। और एक एडवांटेज है कि बैंकिंग सेक्टर्स के लिए ये बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है ये क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत सारे फीचर्स देते रहते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, नया नया फीचर्स बनाते रहते हैं, नया नया फीचर्स देते रहते हैं। हम्म, कभी वो आता है कि आप बड़ा परचेस कर लो, उसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर देना, उसमें चार्जेस कम है, इंटरेस्ट रेट कम है उसमें थोड़ा सा, रादर देन आप मिनिमम पे करो क्रेडिट कार्ड पे और बाकी पे ना कर पाओ, राइट? तो दो अलग अलग चीज़ है, एक है कि आप मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हो क्रेडिट कार्ड का, और सपोज आपने 1,000 का कुछ एक खरीदा हुआ है, 1,000 का आपने कुछ भी लिया हुआ है, डजेंट मैटर क्या लिया है, राइट? 1,000 का आपने लिया हुआ कुछ सामान खरीदा है, मिनिमम पेमेंट उसका आता है नेक्स्ट मंथ 100 रुपये। आप 100 रुपये पे कर देते हो और 900 रुपये आप कुछ नहीं करते उसका। तो इसमें होता क्या है कि बैंक आपको उस 900 रुपये के ऊपर चार्ज करना शुरू करता है। उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे कि कितना चार्ज करते हैं वो, पर वो 900 के ऊपर आपको चार्ज करना शुरू कर देगा वो। तो बैंक के नए फीचर्स ये भी है, इंस्टॉलमेंट बना सकते हो उसके। तो इससे ये होता है कि 1,000 का खरीदा है आपने, और आप 200-200 का इंस्टॉलमेंट बना दो बैंक के साथ, तो वो बैंक पूरे 900 के ऊपर वो चार्ज नहीं करेगा, वो धीरे धीरे उसको ऐड करते रहेगा और वो धीरे धीरे पे करते रहो उसको। या 100 रुपये का आप इंस्टॉलमेंट्स बना लो बहुत सारा, 10, और वो 10 को आप धीरे धीरे पे करो, तो उसका इंटरेस्ट कम होता है। तो रादर देन आप उसको कुछ कुछ भी मत करो और सिर्फ मिनिमम पे करके बैठ जाओ, उससे बेटर ये है कि आप उसका इंस्टॉलमेंट बना लो, अगर कोई ऑप्शन ना भी हो। बेस्ट है कि आप पूरा पे कर दो, पर एनीवे उस पर हम लोग बाद में आएंगे। तो ये तो चलो हो गया क्रेडिट कार्ड्स के कुछ पॉजिटिव साइड, कि क्रेडिट कार्ड को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसको कैसे यूज करके हम लोग अपने बेनिफिट्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं, राइट? अब आते हैं द डार्क साइड क्रेडिट कार्ड्स के। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक स्लिपरी ग्राउंड है बहुत क्रेडिट कार्ड्स। क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो है कि एक फाइनेंशियल फैक्टर है और एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है? फाइनेंशियल फैक्टर ये है कि सपोज हमने एक बहुत बड़ा वाला इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ एक्सपेंस कर लिया हम लोग क्रेडिट कार्ड से, उसको पे करने का कैपेसिटी था नहीं मेरे पास, पर फिर भी मुझे चाहिए था वो, तो मैंने खरीद लिया वो, राइट? अब वो सामान तो आ गया मेरे पास, राइट? उससे थोड़ा बहुत हैप्पीनेस तो मिल गया मुझे, राइट? कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, पर उसका जो पेमेंट है वो मुझे सालों सालों तक करते रहना पड़ेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा इतनी आसानी से, राइट? ये तो वैसा हो जैसा ये तो एग्जांपल ऐसा है कि अम, जब ब्रिटिश थे हमारे यहाँ पे,
ब्रिटिश राज चलता था, राइट? तो गांव वाले अगर जमींदार से कुछ कर्जा ले लिया किसी पॉइंट पे, कर्जा का प्रिंसिपल तक तो पहुंचता ही नहीं था वो तो सिर्फ उसका इंटरेस्ट ही पे करता रहता था। वो क्या, उसके बेटे भी इंटरेस्ट पे करते रहते थे। जनरेशन बाय जनरेशन बस इंटरेस्ट ही पे किया जा रहा है, इसका प्रिंसिपल तो कभी पे हो ही नहीं पाया, मतलब क्योंकि हम लोग इतना सारा पे कर नहीं पा रहे थे। कमिंग बैक टू द क्रेडिट कार्ड, राइट, कि हम लोग इतना सारा पे कर नहीं रहे थे कि उसका इंटरेस्ट भी पे हो जाए और प्रिंसिपल भी पे हो जाए। और इंटरेस्ट हर महीने लगता रहता है, उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है वो। तो वो होता है क्योंकि इंटरेस्ट ही इतना बड़ा हो जाता है इतनी जल्दी। उस पे भी आएंगे कि कितनी जल्दी इंटरेस्ट बड़ा हो जाता है क्रेडिट कार्ड का। वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो नंबर से बताएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी जल्दी बड़ा होता है वो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इतनी जल्दी वो बड़ा हो जाता है उसमें क्रेडिट कार्ड में कि प्रिंसिपल तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाते। बहुत जल्दी ही ये होता है कि वो इंटरेस्ट ही बहुत बड़ा हो गया, प्रिंसिपल छूट गया हमारा। और वो उस साइकिल में अगर हम लोग पहुंच गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है उससे निकलना। तो कोशिश करो कि उसमें ना पहुंच गिरे हम लोग। आम, ये तो हो गया कि ये एक स्लिपरी ग्राउंड है। एक बार फिसलना शुरू करेंगे तो उठना बहुत मुश्किल है। सेकंड कि ये डेट को एनकरेज करता है। और अच्छा हाँ, सॉरी, मैं और एक चीज वो बोल रहा था कि ये एक ह्यूमन नेचर भी है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज करते ही ना हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ सामान कुछ भी खरीदा, विदाउट पेइंग हमने खरीद लिया। बैंक बैलेंस कमते हुए दिखा नहीं हमें तब, राइट राइट अवे। जब हमने मोबाइल खरीदा वो 1 लाख का 2 लाख का जो जितना भी है, तब राइट अवे हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ नहीं, राइट। हमने क्रेडिट कार्ड पे खरीद लिया वो। पर तो अगर बैंक बैलेंस कम हुआ नहीं हमारा, तब हमें लगा कि ये सामान तो हमें फ्री में मिल गया, राइट। और ये जो भी हमने खरीदा, वो उसका हैप्पीनेस इफेक्ट कुछ हफ्ते कुछ महीने तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता। उसके बाद वो एक जस्ट डे टू डे यूज का एक सामान बन जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कार हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ज्वेलरी का तो चलो एक वैल्यू होता भी है, बाकियों का कोई वैल्यू नहीं होता इतना, राइट। तो उस सामान का हैप्पीनेस तो हमारे पास उतना सही रहा, पर हमारे पास वो उस टाइम का हैप्पीनेस ये हुआ कि हमें फ्री में वो सामान मिल गया। तो ये एक ह्यूमन नेचर में हम लोगों का आ जाता है कि हम लोग कुछ भी चीज कुछ भी हमें खरीदना हो तो हम लोग क्रेडिट से ही खरीद लेते हैं वो, राइट। और पेमेंट बाद में देखेंगे, जैसे भी हो जाएगा पेमेंट वो। तो इससे होता है कि सेविंग कभी बन ही नहीं पाता। अगर आप पे कर भी पा रहे हो अच्छे से, पर सेविंग्स कभी बनता ही नहीं है। क्योंकि पैसे जाते हुए हम लोग देख नहीं रहे फिजिकली कि यार देखो मेरे बैंक से पैसे कम हो गए, मेरा नेक्स्ट क्या प्लान था मेरा उस पैसे का, वो हुआ नहीं अब, राइट। मैंने वो ये तो खरीद लिया, वो नहीं हो पाया मेरे से। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी आता है वो। हर बार हम लोग कुछ खरीदते हैं क्रेडिट कार्ड से, वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है कि अम, ये सामान फ्री में ही आ रहा है मेरे पास, पैसे नहीं लग रहे इसके लिए, अभी नहीं लग रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही था मेरा कि द बाय नाउ पे लेटर वाला माइंडसेट क्रिएट होता है हमारे पास। तो इससे बाइंग का जो हमारा लिमिट था वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बाइंग लिमिट्स, हम लोग बहुत ज्यादा खरीद पाते हैं। पर खरीदते जब हम लोग कुछ भी जब खरीदते हैं तो वो कंपनी के लिए अच्छा है, बैंक के लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए वो अच्छा है, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी कुछ हम लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, ये क्या मेरे लिए अच्छा है खरीदना। कंपनी के लिए तो अच्छा है, कंपनी का सामान बिक गया। बैंक के लिए अच्छा है कि बैंक का हमने क्रेडिट ले लिया, हम लोग उधारी पे आ गए बैंक पे, राइट। मेरे लिए क्या अच्छा था ये सामान खरीदना, या क्या मैं उसके लिए 2 महीने और वेट कर लेता। अच्छा। तो ये एक माइंडसेट है, बाय नाउ पे लेटर। और इससे हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूमर ड्रिवन बन जाते हैं कि खरीदते रहते हम लोग कुछ ना कुछ। हाँ। उसी पॉइंट का नेक्स्ट ये है कि मेनी कंज्यूमर्स एंड ऑफ कैरिंग हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस लीडिंग टू ए साइकिल ऑफ डेट। तो इससे होता है क्या कि कंज्यूमर्स वही खरीद तो लेते हैं बहुत जल्दी, और उसके बाद उसको पे करते रहते हैं सालों सालों दर तक, राइट। और वो कभी खत्म नहीं होता पेमेंट। इसीलिए तो ये हाल है क्रेडिट कार्ड्स के, राइट। अब कुछ लोग जिनका
इनकम अच्छा है, उनका एक्सपेंसेस कम है, या उनको थोड़ा समझ में भी आता है, ये तो वो इन साइकिल्स में नहीं आते। पर ऑनेस्टली अगर आप मार्केट में देखोगे, बहुत लोग, अगर क्योंकि हम मैं अभी जब ग्राफ में जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कितने लोग इसमें इस साइकिल में आ चुके हैं। अगर नहीं आते तो ये ग्राफ ऐसा नहीं बनता वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाई इंटरेस्ट रेट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन। ये तो है, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। एक, चलो 2 मिनट इस पे बात कर लेते हैं, राइट। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट कितना है? आई थिंक 30% के ऊपर है अभी। डेटा गूगल सर्च करने से हमें पता चल जाएगा, एक बेसिक। हर बैंक का अलग अलग होता है, पर ये 36% के ऊपर होता है ईयरली। ठीक है। जब हम लोग बैंक पे सेविंग पे रखते हैं, राइट, कितना पैसा मिलता है हमें, कितना इंटरेस्ट मिलता है, हमने कभी सोचा है हमने? हमें मिलता है, अगर हम लोग इंडिया में रखते हैं तो 3-4% बैंक के सेविंग में। अच्छा खासा हमने वहाँ पे रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट पे रखा है, तो हमें शायद 6-7% मिल जाएगा, राइट, साल का। वो भी साल में आई थिंक 2 बार या 3 बार या 4 बार वो उसको रिन्यू करते हैं, राइट। क्रेडिट कार्ड का हर महीने रिन्यू होता है वो। हर महीने वो कैलकुलेट कर, रिन्यू मतलब वो कैलकुलेट करता है वो उसका इंटरेस्ट, और उसका इंटरेस्ट नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में वो ऐड कर देते हैं उसको। और उसका इंटरेस्ट है एटलीस्ट 30 to 36% इंटरेस्ट होता है उसका। तो वो बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। 36% होना मतलब, 36% होना मतलब हर 2 साल में वो पैसा, वो इंटरेस्ट डबल हो जाएगा वो, हर 2 साल में। उसका एक अलग कैलकुलेशन होता है, वो कभी अलग से देखेंगे। पर 36% इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। तो बैंक के लिए तो ये अच्छा ही है कि एक बड़ा वाला इंटरेस्ट रेट उनको मिलता है। उनको रिटर्न में क्या देना होता है हमें इंटरेस्ट रेट में, राइट, कुछ नहीं देते वो। नॉर्थ अमेरिकन बैंक्स में तो कुछ भी नहीं देते वो, राइट। पर वो नॉर्थ अमेरिका में भी वो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो भी 30% के ऊपर ही लेके जाते हैं वो उसको। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम ये है, कंज्यूमर डेट, राइट। कंज्यूमर डेट मतलब कंज्यूमर ने कितना पैसा उधारी पे लिया है। फॉर सी, डेट बहुत तरीके के हो सकते हैं, राइट। घर खरीदने के भी डेट्स होते हैं। क्रेडिट कार्ड से जो हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, वो भी डेट ही होता है। पर कुछ डेट बेटर होता है कंपेयर टू अदर्स, पर क्रेडिट कार्ड का डेट जो है वो बहुत खराब डेट है। रियल डेटा पे जाते हैं एक बार, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स का क्या हाल है, तब अभी मैं जाऊंगा उस स्क्रीन पे। थर्ड क्वार्टर जो था 2024 का, यूएस क्रेडिट कार्ड डेट वाज अराउंड 1.17 ट्रिलियन, राइट, 1.17 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। वो 25 बिलियन डॉलर ज्यादा था पिछले वाले क्वार्टर से। ठीक है, ये 2024 का डेटा है। ठीक है, मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी दिखा दूं आपको। ये है, जैसे कि ये शुरू हुआ है, ये किसका डेटा है? ये यूएस डेटा है। तो 2000 से शुरू हुआ था, उनके पास डेट था बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। अगर आपको उसको देखोगे तो 200 बिलियन डॉलर था। धीरे 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 ऊपर जाता गया, ऊपर जाता गया। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया था वो, 2008 का क्राइसिस हुआ था यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा नीचे आया था उसके ऊपर। ठीक है। आ, ये वाला एक टाइम था, नीचे आया था। उसके बाद फिर से शूट अप कर गया, क्योंकि लोगों ने बहुत पैसा डेट से, क्रेडिट कार्ड से लेना शुरू किया हर काम के लिए, राइट। आजकल तो ऐसा भी हो गया, लोग क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं, कि कुछ कैश का काम है तो कैश निकाल लिया हमने क्रेडिट कार्ड से, उसका भी अलग पैसा लगता है। तो ये शुरू हो गया था यहाँ पे, फिर स्लो रहा, स्लो रहा, धीरे 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 फिर से ऊपर जाता गया, ऊपर जाता गया। कोविड आया यहाँ पे, तो कोविड के टाइम पे लोगों ने डेट लेना बंद कर दिया था, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था वो डेट वाला। उसके बाद फिर से कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ये सब शुरू हुआ एक के बाद एक। और वो अब चलते 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 यहाँ तक पहुंचा है भी ये, विच इज 1000 बिलियन डॉलर, मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है वो। ये यूएस का कहानी है। कनाडा में पहुंचते हैं, कनाडा का भी बहुत, उससे भी खराब हाल है कनाडा के। ये तो 2018 में 2000 बिलियन डॉलर था, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में यूज किया हुआ है उन्होंने। तभी से 2000 बिलियन डॉलर था, अब जाके ये 3000 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। ये शायद 2023 का डेटा होगा यहाँ पे। तो आप
अभी सोच सकते हो कि अभी कहाँ तक पहुंच गया होगा ये। तो अभी तो ये कम से कम 3,000 बिलियन डॉलर पार कर ही चुका है, मतलब 3.5 ट्रिलियन डॉलर का ये डेट है सिर्फ। इतना तो इनका इकोनॉमी नहीं है हमारा यहाँ पे। इंडिया का भी देख लेते हैं। इंडिया का भी बहुत खराब हाल है। कंपेयर टू इंडिया, कंपेयर टू अदर कंट्रीज ये थोड़ा फिर भी बेटर होगा, बट इसका एक रीजन है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में चलता है, राइट। कंज्यूमर ड्रिवन ड्रिवन इकोनॉमी ज्यादा होना शुरू हुआ है अभी इंडिया में। पहले ऐसा था नहीं। पहले लोग पहले के ज़माने के लोग मतलब कैश से ही चीज़ें खरीदते थे, राइट। तो अगर 98 का डेटा देखोगे तो ये बिलियन तक अभी तक पहुंचा नहीं है। ये मिलियन तक भी नहीं पहुंचा एक्चुअली, ऑनेस्टली अगर वैसे देखा जाए। ये 700 के डॉलर्स में, राइट, यूएसडी। जैसे कि यहाँ पे 2000 पे था, ये ऑलमोस्ट कम कम था, थोड़ा बहुत था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो $100,000 पहुँच गया वो डेट। क्योंकि तब लोग ज़्यादा यूज, मैंने तब यूज़ करना शुरू किया था क्रेडिट कार्ड्स। तब पर ये भी था कि तब यूज़ होते ही वो हम लोग पे बैक कर देते थे इनको, चीज़ों को। जो भी एक्सपेंस आता था, डेट आता था, वो तभी के तभी पे बैक हो जाता था। वही धीरे धीरे हम लोग भी मॉडर्न बनते गए, हम लोग ज़्यादा वेस्टर्न बनते गए इंडियंस। और यहाँ पे जाके वो कोविड के बाद वो एकदम शूट अप कर गया, उसके बाद फिर ज़्यादा और शूट अप हो गया, तो अभी एकदम स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है ये अभी 700,000 तक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, सिर्फ डेट। सो पॉइंट इज कि आजकल का जो जनरेशन है जो अभी यूज़ करता है क्रेडिट कार्ड्स, वो प्रॉपरली एडुकेटेड नहीं है क्रेडिट कार्ड्स पे। वो डेट होने का मतलब ये है कि पूरा वो पे बैक हो नहीं रहा है। तो इतने लोगों के पास वो डेट रह चुका है वो। सो इट इज कंसर्निंग। हाँ वही 300 उसमें था, पर अभी ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, यूपीआई का, तभी मैंने यूपीआई का भी आया था कि जब से इंडिया में यूपीआई आना शुरू हुआ है, तो एक सेक्टर ऑफ पीपल क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं। पर फिर भी ये भी है कि क्रेडिट कार्ड्स जो यूज़ करते हैं वो अलग सेक्टर है, जो यूपीआई यूज़ करता है वो अलग सेक्टर ऑफ डेमोग्राफी है। क्रेडिट कार्ड्स जो यूज़ करता है, जिनका एक रेगुलर इनकम हो रहा है, मतलब जो कि सैलरी आ रहा है उनके पास या कुछ भी हो रहा है, राइट। किसी एमएनसी में काम करता है तो उनका सैलरी आ रहा है, उसके ऊपर वो खर्चा करते हैं। पर यूपीआई कौन यूज करता है? यूपीआई जो एक सेक्टर जो क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल भी नहीं है, वो भी यूपीआई यूज करता है। तो यूपीआई का अलग डेमोग्राफी है। ठीक है। तो ये एक ओवरऑल समझ में आ गया कि क्रेडिट कार्ड के हालात अभी क्या है, मतलब सारे मेजर इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स पे क्रेडिट कार्ड के इम्पैक्ट से। यूएस ले लो, कनाडा ले लो, इंडिया ले लो, सभी कंट्री के। चाइना का तो डेटा हमारे पास आएगा नहीं वैसे, बट एनीवेज। और साइड इफेक्ट्स क्रेडिट कार्ड्स के, राइट। इम्पैक्ट ऑफ ऑन इन्फ्लेशन ये है कि इजी एक्सेस होता है पैसे के ऊपर। पैसे का नहीं, आप सामान खरीद सकते हो। पैसे तो नहीं निकालते मोस्टली हम लोग, पर सामान खरीद सकते हैं इजीली। तो उससे होता है क्या है कि डिमांड बढ़ जाता है बहुत सामान का, किसी भी चीज़ का। अगर नया आईफोन निकला मार्केट में और सब लोग क्रेडिट कार्ड से ही खरीद पा रहे हैं उसको, क्योंकि आईफोन कोई कैश से खरीदेगा नहीं, कितना एक्सपेंसिव है वो, राइट। सो लोग क्रेडिट कार्ड से ही खरीद लेते हैं वो। अब उसके बाद होता क्या है कि आईफोन का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, डिमांड से उसका प्राइस वैसे भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर से सेंट्रल बैंक क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर देता है कि लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम करें। अब उससे होता है क्या है कि पूरे इकोनॉमी पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि इंटरेस्ट रेट अभी ज़्यादा है। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इन्फ्लेशन को अनकंट्रोलेबली वो ज़्यादा कर देता है ये क्रेडिट कार्ड। ओके। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड के हिडन उसमें, कि क्रेडिट कार्ड्स, अच्छा ये जो हम लोग बोलते हैं ना क्रेडिट कार्ड्स पे रिवॉर्ड्स मिलता है हमें, क्रेडिट कार्ड्स पे हमें कैशबैक मिलता है, तो इसका पैसा आता कहाँ है बैंक के पास? कहीं से ना कहीं से तो आता होगा। ट्रांजैक्शन फी होता है सब मर्चेंट्स के ऊपर। हम पे बहुत सारा फी लगाते हैं वो। अगर कभी मिस हो गया यहाँ पे पेमेंट, तो उस टॉपिक पे एक बार बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज को पैसे कहाँ से मिलते हैं। ठीक है। मर्चेंट के ऊपर वो चार्ज करता है। तो आप कहीं पर भी जाके किसी भी दुकान में अगर आप
टैप करते हो क्रेडिट कार्ड तो उस दुकानदार ने एक मशीन लिया होगा क्रेडिट कार्ड कंपनी से, जिससे कि वो टैपिंग को वो एनेबल कर पाए, वो ले पाए, वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर पाए क्रेडिट कार्ड, तो उसका एक पैसे इंटरेस्ट उसको देना होता है, और ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। 1.5 से लेके 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है वो, तो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। हम लोग वैसे ही इतना सारा टैक्स पे करते हैं, उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है उस पे वो चार्ज लेते हैं वो। पर ये मर्चेंट्स क्या करते हैं, उस पैसे को प्राइस के अंदर ही वो ऐड कर देते हैं, उसके बाद ही वो प्राइस बनाता है, राइट। उसके बाद ही वो प्राइस को लिखता है वो। तो होता क्या है कि इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना भी करें, तो मर्चेंट फिर भी, अगर हम लोग कैश से भी पे करें, तो मर्चेंट फिर भी वही अमाउंट हमसे लेगा, क्योंकि उसने भी उस प्राइस पे ही उनको उसको डाला हुआ है। तो टेक्निकली हमें बार्गेन करना चाहिए कि अगर हम लोग कैश से पे कर रहे हैं, तो मर्चेंट को हमें वो वाला इंटरेस्ट हमें काट के हमें वो प्राइस देना चाहिए, पर हम लोग भी नहीं करते, हम लोग भी नहीं कर पाते। मर्चेंट भी वैसे निकल लेता है उसमें से, क्योंकि मर्चेंट का खर्चा रहता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी को उसको देना होता है। तो बहुत जगह पे मैंने देखा है, अगर बहुत छोटा अमाउंट है तो वो बोलते हैं कि आप डेबिट कार्ड से पे करो, क्रेडिट कार्ड से नहीं चलेगा, क्योंकि वो अमाउंट इतना छोटा है कि उसमें से अगर 3% या 3.5% वो मर्चेंट क्रेडिट कार्ड कंपनी को देने के लिए जाएगा वो, तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं ज़्यादा। तो इसीलिए बहुत सारे मर्चेंट ये बोलते हैं कि अम, अगर आप अमाउंट कम है, ट्रांजेक्शनल अमाउंट कम है, तो आप कैश या डेबिट कार्ड से पे कर दो, right? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी यही बोलना चाहिए कि अगर ज़्यादा है और फिर भी मैं कैश पे कर रहा हूँ, तो मुझे डिस्काउंट दो, राइट। एनीवेज, तो ये एक हो गया, दिस इज द वन बिगेस्ट इनकम स्ट्रीम जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज इनकम करने के लिए वो यूज करते हैं, राइट। सेकंड है इंटरेस्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वो पूरा का पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस जो बाकी जो अमाउंट होता है उस पे बैंक हमें इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो 36% वाला जो इंटरेस्ट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और बहुत जल्दी वो बैंक हमारा सारा पैसा क्रेडिट कार्ड पेमेंट में चला जाना शुरू करता है। उसके बाद है, बहुत तरीके के फीस होते हैं क्रेडिट कार्ड्स में। ये आई थिंक थोड़ा सा कम यूज्ड होने वाला वो है, स्ट्रीम ऑफ इनकम है बैंक के लिए, बट फिर भी एक है ये। जैसे कि लेट पेमेंट फीस, अगर हम लोग लेट पेमेंट करते हैं तो उसका एक प्रोसेसिंग फी भी वो ऐड करना शुरू करते हैं उसके ऊपर। हम लोग अगर उस ट्रांजैक्शन को इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एक प्रोसेसिंग फी ले लेते हैं बैंक, कि ये देखो हमने प्रोसेस किया ना तुम्हारे लिए वो अमाउंट, तो उसका एक फी दे दो। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फीस जो वो चार्ज करते हैं। ओवर लिमिट फीस, अगर क्रेडिट कार्ड का ये लिमिट था और हमने उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने की कोशिश किया, तो उसके लिए एक फी हो जाता है, कभी कभार फाइन जैसा लेते हैं वो। कैश विड्रॉल का फी होता है कभी कभार। अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड लेके किसी बैंक के एटीएम में जाके हम लोग पैसे निकाल रहे हैं, उसमें से कैश, हार्ड कैश निकाल रहे हैं, तो उसका एक अलग फी लेता है बैंक। हमें वो फील नहीं होता, क्योंकि वो इतना छोटा अमाउंट होता है वो, तो हमें वो दिखता नहीं है, राइट। पर वही छोटे अमाउंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे मिलियंस ऑफ कस्टमर से, वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है बैंक के लिए। और एक होता है कि फॉरेन ट्रांजैक्शनल फी, राइट। सो अगर मैं हम लोग कहीं बाहर की कंट्री में जाते हैं और क्रेडिट कार्ड को टैप करते हैं वहाँ के किसी मर्चेंट के, वहाँ पे मर्चेंट पे, तब बैंक हमें हमसे एक फॉरेन ट्रांजैक्शन फी भी ले लेता है वो, एक्सचेंज रेट के ऊपर भी, फर्स्ट। सेकंड होता है, वो जो एक्सचेंज रेट वो देगा, वो ज़्यादा होगा, कुछ सेंट्स या कुछ पैसे ज़्यादा होंगे, जो एक्चुअली मार्केट में अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट चल रहा है उसका, उससे। रीजन बीइंग, बैंक हर तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है, वहां पे अगर आपसे 1 सेंट ज़्यादा ले लिया या 2 सेंट ज़्यादा ले लिया, आपको समझ फील नहीं होगा वो, राइट। दिस इज ऑन टॉप ऑफ द फी। एक्सचेंज रेट अगर आपको मिल रहा है 85 रुपीज़ फॉर अ डॉलर, अगर वहाँ पे जाते हुए आप अगर यूएस जाके आपने अपने इंडियन क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया, तो वहाँ पे अगर 86 रुपीज़ पर डॉलर लेता है, वो 1 रुपये आपको फील नहीं होगा वो, पर फिर भी अगेन, उसको अगर आप मिलियंस ऑफ कस्टमर के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है वो, ठीक है। तो हमेशा अगर आप फॉरेन जा रहे हो, कोशिश करो उस कंट्री के कैश लेके जाने के लिए, उस कंट्री का कैश लेके जाने का, या अम, जो ट्रैवल कार्ड होता है वो कुछ बना लो, अगर कैश नहीं कैरी करना है इतना सारा, राइट। तो हाँ,
तो मैंने ट्रांजैक्शन फी भी बताया था कि कितना सारा है, राइट? सो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 to 3.5% ये मर्चेंट से जो कैरी करते हैं, चार्ज करते हैं वो एट द एंड वो मर्चेंट पे करता है, पर मर्चेंट हमारे ऊपर थोप देता है एज ए कंज्यूमर, जब जो बंदा वो प्रोडक्ट खरीद रहा है। ठीक है, हम लोग फिर से जाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ तक तो हमें ये समझ में आ गया एटलीस्ट कि क्रेडिट कार्ड के प्रॉब्लम्स क्या है। अगर अ, मैंने कुछ चीज़ें मिस किया हो तो कमेंट्स में बताना कि कुछ मैंने मिस किया हो, क्योंकि सब याद आया नहीं होगा मुझे इस एक थोड़े टाइम में, राइट? थर्ड सेगमेंट में पहुंचते हैं कि ये तो हो गया प्रॉब्लम, हम कैसे बचे इससे। हम मतलब एज ए कंज्यूमर हम लोग इससे कैसे बच पाते हैं, इस ट्रैप से। ये एक ट्रैप है। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम लोग क्रेडिट कार्ड को यूज तो करें हमारे बेनिफिट्स के लिए, पर सेफली कैसे यूज करें। सेफली भी ना ये एक ट्रिकी वर्ड है। कब तक सेफ रहोगे बैंक से, वो अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो। पर हाँ, हम लोग कोशिश कर सकते हैं हमारे साइड से कि हम लोग सेफली यूज करें क्रेडिट कार्ड्स को, कि जितना हो सके बैंक हमें उस ट्रैप में ना डाल पाए, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप समझो कि क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी पावरफुल फाइनेंशियल टूल्स, बट प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड का नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, राइट? इसको मैं कैसे समझाऊं इसको। सेम लाइक प्लास्टिक, राइट? सेम लाइक किसी भी किसी कोई भी थिंग जो हमें पावर देता है, राइट? तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है जिसके पास वो पावर है, वो कैसा है, उसका माइंडसेट क्या है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है अपने फाइनेंस के लिए। ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रेडिट कार्ड तो एक टूल है, प्लास्टिक तो एक टूल है, हम इसको कैसे यूज करें वो है। न्यूक्लियर तो एक टूल है, न्यूक्लियर पावर तो एक टूल है, उसमें हम उससे हम लोग बॉम्ब बनाए या उससे हम लोग न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी बनाए, वो हम पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर से वो डिपेंड नहीं होता है। न्यूक्लियर तो बस हमें पावर देता है, क्रेडिट कार्ड तो हमें पावर देता है। उस पावर को आप अपने एडवांटेज के लिए भी यूज कर सकते हो, उस पावर को आप अपने अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो। आप अपने फेवर में भी यूज कर सकते हो, आप अपने अपने अगेंस्ट में भी यूज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अपने फेवर में यूज कर रहे हो या आप उसके अगेंस्ट में यूज कर रहे हो अपने आप के लिए, अपने लिए, राइट? तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन करने की कोशिश किया हुआ है कि क्या क्या हम कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज करने के लिए, या क्रेडिट कार्ड का इम्पैक्ट मिनिमल रखने के लिए, राइट? पॉइंट नंबर वन, ऑलवेज पे योर बैलेंस इन फुल। ये बहुत आसान है बोलना, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने भी देखा हुआ था वो टाइम थोड़ी देर के लिए कि नहीं हो पाता वो। और प्रॉब्लम अगेन स्लिपरी रोड, राइट? ये ऐसा है कि अगर मैंने 2 महीने वो मिस किया, वो वाला इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के ऊपर वो इंटरेस्ट लग के इतना बड़ा हो जाता है वो, राइट? कि तब इंटरेस्ट ही पे करता रहता हूँ मैं, प्रिंसिपल तक तो मैं पहुंचा ही नहीं कभी भी, राइट? तो मैं एक दो चीजें ट्राई करेंगे हम लोग कि कैसे इसको मिनिमाइज कर पाए, या क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास। पर स्टेप नंबर वन, अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है, ऑलवेज पे योर बैलेंस इन फुल। ठीक है। सेकंड, क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम रखो। इसके और भी फायदे हैं, राइट? अगेन सेम थिंग, ये बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि ये हमारे नेचर में, हमारे हैबिट्स में इनबिल्ट हो चुका है, ये क्रेडिट कार्ड को यूज करके सब कुछ खरीदना। ये हैबिट का प्रॉब्लम है ये क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम नहीं है और कुछ भी नहीं है। ये हमारे हैबिट्स का प्रॉब्लम, ये हमारे नेचर का प्रॉब्लम है। अब ये क्रेडिट कार्ड हमारे नेचर में इतना ज्यादा बैड क्या है कि हम लोग कुछ भी चीजें खरीदते हैं तो क्रेडिट से ही खरीदते हैं वो, right? तो उसका यूसेज मिनिमम रखना या लो रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो हम बाद में थोड़ा सा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, या इसको हम लोग मिटिगेट कैसे कर पाए, कि इसको हम लोग हैंडल कैसे कर पाए, इस प्रॉब्लम को, कि यूटिलाइजेशन को लो रखना है हमें। पर
अगर आपको सीरियसली क्रेडिट ट्रैप से बचना है तो यूटिलाइजेशन को तो लो रखना ही है। अगर आपका कंजम्पशन आपके इनकम से ज्यादा है, कुछ नहीं हो सकता, सिंपल। कंजम्पशन को आपको कम करना ही होगा, राइट। अब अपने आप के लिए अब आप बहुत सारे आर्गुमेंट्स दे सकते हो कि हमारा एक ही लाइफ है, ये वो सब बेकार है। अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, रैट रेस वाला जो कहानी है उससे निकलना है आपको, कंजम्पशन लो होना ही पड़ेगा आपका। और कंजम्पशन ये है, ऐसा है कि ये ये हमारे दिमाग में डाला गया है बार बार कि जितना एंजॉय करना है कर लो, अभी कर लो, कल किसने देखा है, कल हम लोग जिए ना रहे। अरे ऐसे थोड़ी ना प्लान होता है आपका, राइट। वैसे तो आप कुछ भी प्लान नहीं कर पाओगे। आप प्लान नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो है ही है फ्यूचर में। अगर हम लोग कंफर्म्ड है कि हम लोग कल नहीं जिएंगे तब तो अलग बात है, राइट। अगर हम लोगों को कंफर्म नहीं है कल की, कल हम लोग है या नहीं है, तो हमें तो ये सोच के चलना पड़ेगा ना, नहीं कल हम लोग है, पॉजिटिव सोच के, राइट। कल हम लोग नहीं है बोलना तो नेगेटिव वाला हो गया वो, कि हमें तो पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा कि नहीं कल भी हम लोग जिएंगे, कल भी हम लोग रहेंगे, राइट। तो कल के लिए क्या प्लान है। अगर हम लोग सोचे कि कल हम लोग नहीं रहेंगे, वो तो नेगेटिव हो गया वो। उस हिसाब से तो सारा खर्च कर दो आज ही, उसके बाद बैठे रहो, कल आ गया तो अब हो गया आपका बंटाधार, राइट। तो एनीवेज, हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट कार्ड्स को किस खर्च के लिए हम लोग यूज करना चाहते हैं, राइट। वो एक बहुत मेजर फैक्टर है ये। अगेन वो नेचर में इन आपको चेंज करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड में चेंज करने से फायदा नहीं है, वो आपके नेचर में चेंज होगा वो। कि आपको अगर कुछ प्लान है खरीदने का, कि मुझे एक फोन खरीदना है, अनप्लान नहीं कि आप मॉल में गए, ऐसे ही घूम रहे थे, कुछ शर्ट्स खरीदने के लिए गए थे मॉल में, एक फोन खरीद के लेके आ गए, नो, वो अनप्लान हो गया वो। सेम फिर से पहले वाले के टॉपिक के साथ, मतलब प्लान तो आपको करना पड़ेगा किसी चीज पे। प्लान बिना प्लान करके आप अगर जाओगे कुछ भी, तो आपको वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स क्यों, मतलब हर लाइफ के हर पॉइंट पे वो जाके इफेक्ट करेगा आपको वो, अगर आप बिना प्लान के जा रहे हो। तो प्लान तो चाहिए बॉस, वो तो यू कैन नॉट अवॉइड। सो पॉइंट इज कि अगर आपको फोन खरीदना है, आपको पता है कि मुझे फोन खरीदना है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा पहले से। रैंडम नहीं होगा वो। रैंडमली जो होता है उसको हम लोग एक्सीडेंट्स बोलते हैं। एक्सीडेंट सडनली होता है, राइट, एक्सीडेंट्स होता है सडनली। प्लान करके अगर कोई गिर जाता है तो उसको हम लोग एक्सीडेंट्स नहीं बोलते। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई प्लान करके गिर जाता है या प्लान करके किसी ने धक्का लगाया, उसको हम लोग एक्सीडेंट नहीं बोलते। एक्सीडेंट्स का वर्ड का मतलब ही है ये कि सडनली हुआ है ये, और हमने इसके लिए प्लान नहीं किया हुआ था, राइट। तो यहाँ पर भी आता है, ऐसे एक्सीडेंट्स करोगे कि हमने फोन खरीद लिया सडनली जाते हुए, एक आईफोन उठा लिया जाते मॉल से, कोई बिना प्लान के, तब तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको ये इम्पैक्ट करेगा फाइनेंशियली। और अगर ये फाइनेंशियली इम्पैक्ट करता है, ये आपको अपने मेंटल स्ट्रेस पे भी इम्पैक्ट करेगा। आज नहीं तो कल करेगा ही ये। तो मेंटल पीस के लिए भी ये फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूज क्रेडिट कार्ड्स फॉर प्लान परचेजेस एंड प्लान योर परचेजेस बिफोर हैंड। रैंडमली मत कुछ क्या करो। अगर आपके पास बहुत पैसा है, अनिल अंबानी के लड़के हो, तब तो ये वीडियो ही मत देखो, सिंपल, राइट। अदरवाइज बाकी सबके लिए ये एप्लीकेबल है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। अच्छा, एक चीज आप सोचोगे, हमारे पेरेंट्स कैसे कुछ भी चीजें जो बाय करते थे वो कैसे परचेस करते थे, राइट। वो अगर टीवी खरीदना था तो बहुत महीने तक, साल तक वो पैसे जोड़ते थे वो टीवी के लिए, ठीक है। पैसे जुड़ गए, अब जाके वो उस पैसे को दे के एक टीवी खरीद के लाते थे वो। अब इसमें दो चीजें मैं बताऊंगा इसमें। अगर आप पैसे जोड़ जोड़ के अगर वो कुछ कुछ भी खरीद के लाते हो, वो टीवी हो सकता है, वो कार हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। घर एक अलग कहा टॉपिक है, क्योंकि वो एप्रिशिएटिंग एसेट है, तो घर को मैं यहाँ पे ऐड नहीं करता इसमें, वो अलग स्टोरी है, उसको अलग रखता है। बाकी कुछ भी,
कपड़े खरीद लिए, मोबाइल्स खरीद लिया, कुछ भी हम लोग जो खरीदते रहते हैं, राइट, क्रेडिट कार्ड से। तो पहले का ये था कि हम लोग पैसे जमा करते थे बहुत सारा उस प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर, उसको लेके हम लोग दुकान में जाके वो खरीद के लेके आते थे। अग नाउ जो वो हार्ड अर्न्ड मनी आप देके कुछ लेके आते हो, तो उसका जो वो डोपामाइन इफेक्ट होता है, राइट, कि वो कितने दिन वो आपको हैप्पीनेस देगा, वो थोड़ा लंबा होता था। ध्यान देना आप, एक टीवी जब हमारे घर पे आता था वो बचपन में, वो कितने लंबे टाइम तक वो हमें हैप्पीनेस देता था कि हम लोग उसको एंजॉय करते रहते थे। सिर्फ हम नहीं, हमारे आसपास के पड़ोसी भी आके महाभारत देखते थे हमारे यहाँ पे, राइट। तो वो लंबे टाइम तक वो हमें हैप्पीनेस देता था। आजकल क्या होता है, रैंडमली खरीदते हैं हम लोग, क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, वो पेन हमें फील नहीं होता कि पैसे जाने का पेन क्या है, या उसका महत्व क्या होता है पैसे जाने का। तो वो हमें फील नहीं होता क्योंकि हमने कार्ड को टैप किया, वो पैसे चले गए, हमें देना तो है नहीं कुछ, बैंक बैलेंस जो था वही है अभी भी, राइट। बैंक बैलेंस जो था वही था है अभी भी, तो हमें कुछ देना नहीं पड़ रहा है राइट अवे। तो वो फील नहीं होता हमें। अब जब वो फील नहीं होता हमें, तो होता क्या है कि जो वो प्रोडक्ट घर पे आने के बाद जो उसका जो हैप्पीनेस है, डोपामाइन इफेक्ट, वो बहुत जल्दी वाइड आउट कर जाता है। वो कुछ ही दिन में या कुछ ही हफ्तों में वो नया जो 55 इंच का हमने टीवी खरीदा है, उसका फन नॉर्मल हो जाता है कि हाँ ये तो है, मतलब ठीक है, कितना ही मतलब हैप्पीनेस है। पहले वैसा नहीं होता था। पहले पहले सब लोग एंजॉय करते थे उसका जो आउटपुट था। आजकल हम लोग वो उसके टीवी के आउटपुट पे एंजॉय नहीं करते, हम लोग टीवी को ही एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस है, राइट। पहले हम लोग महाभारत को एंजॉय करते थे, टीवी को एंजॉय नहीं करते, तो टीवी ही था, राइट। आया, टीवी की तरह हम लोग देख रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, और सब लोग आके देख रहे हैं। पूरे महाभारत के टाइम में लोग आ गए, रामायण के टाइम में सब आ गए, बैठ बैठ के देखे, चाय वगैरह पिया घर पे, उसके बाद चले गए, बातें बातें किया, उसके बाद चले गए। आजकल वो नहीं, टीवी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एंजॉय करने की कोशिश करते। देखो रिमोट में कितने सारे बटन है, देखो ये मेरा टीवी 3 GB देता है, राइट। उसके बाद होता है क्या है कि ये जो एक्सटर्नल कंसेप्ट, ये जो एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन है वो बहुत जल्दी वेड आउट कर जाता है। उसके बाद हमें चैनल भी चेंज करते रहते हैं हम लोग, बस टीवी देखते नहीं है हम लोग। ऑनेस्टली अगर आप देखोगे, हम लोग चैनल ही चेंज करते हैं आजकल मोस्टली। बट एनीवेज, मोबाइल पे भी वही है, राइट। पहले हम लोग एक नोकिया का फोन खरीदते थे, उसको यूज करते थे हम लोग। आजकल क्या हुआ कि हर साल एक नया आईफोन आता है मार्केट में, हर 2 साल में एक नया आईफोन आता है मार्केट पे, या सैमसंग अपना कुछ लेके आता है मार्केट में, जो आईफोन वाले या जो सैमसंग वाले हैं। और वो उस नए वाले फोन के फीचर्स के ऊपर हम लोग फोकस कर लेते हैं कि अरे कितने सारे फीचर्स के। एक आईफोन में जितने फीचर्स है उसमें से 90% फीचर हम लोग यूज नहीं करते, ऑनेस्टली। सैमसंग का तो शायद और ज्यादा होगा, शायद 97% फीचर्स हम लोग यूज नहीं कर पाते सैमसंग के फोन के, राइट। पर हमें चाहिए वो नया वाला फोन हर कुछ सालों के अंदर, और वो अनप्लान्ड है। तो ये एक टॉपिक है कि ये एक पॉइंट है कि अपने एक्सपेंसेस को प्लान करो, अपने परचेजिंग को प्लान करो पहले से, राइट। जो भी थोड़े से मेजर है, पर अगेन वो एक हैबिट है, वो एक नेचर है। तो आप अगर प्लान छोटे से चीजों के साथ करोगे, तो वही प्लान आप अपने बड़े वाले प्रोडक्ट परचेजेस के लिए भी कर सकते हो। अगर आप छोटे से परचेजेस पे आप प्लान नहीं करोगे, तो वो बड़े वाला भी प्लान नहीं करोगे आप। तो वो एक हैबिट है, आपको वो जनरेट क्रिएट करना है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता वो। अच्छा, ये तो हो गया। अ, और एक है कि ये कंसेप्ट है, मुझे कहीं पे मिला था ये, सॉरी। अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, आप देखो कि वही चीज आप 3 टाइम्स खरीद सकते हो उसी उसी दिन पे। वही चीज आप 3 बार खरीद सकते हो राइट अवे। अगर नहीं, तो इट मीन्स कि वो चीज आपके परचेजिंग पावर से बाहर है। अच्छा, इसका मैं एग्जांपल से समझाऊं। अ, एक एप्पल, राइट। अगर मैं दुकान में जाके ये एप्पल खरीदूं, 1 किलो एप्पल खरीदूं, क्या मैं 3 किलो एप्पल खरीद सकता हूँ? यस। तो मैं 1 किलो एप्पल खरीदता हूँ। पर एक फोन, क्या मैं 3 फोन खरीद सकता हूँ? अगर नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये फोन का प्राइस इतना ज्यादा है कि ये मेरे अफोर्डेबिलिटी से बाहर का है। सी अगेन, एवरीबॉडी आस्किंग
कुछ ऐसे फ़ोन भी मिलते हैं ना, कोई वेट्रू या जो भी नाम है उसका, जिसमें वो डायमंड लगे होते हैं, वो गोल्ड लगा होता है, राइट? मैं आईफ़ोन शायद खरीद लूँ एक, क्या आईफ़ोन भी मेरे रेंज के अंदर है? वो भी मुझे इस फ़ॉर्मूले से देखना पड़ेगा। क्या मैं 3 आईफ़ोन खरीद सकता हूँ? उसी सेम प्रोडक्ट का 3 खरीद सकता हूँ? अगर नहीं, तो ये मेरे परचेज़िंग पावर से बाहर है। तो मुझे कोई और फ़ोन देखना चाहिए, जो कि मैं 3 खरीद सकूँ। तो ये एक फ़ॉर्मूला है, अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए। अम, कोशिश करना अगर इसको अप्लाई कर पाओ अपने रियल लाइफ़ पे। और ये आप हर चीज़ पे कंपेयर कर सकते हो। शर्ट खरीद रहे हो, राइट? शर्ट भी सस्ते का भी मिलता है, एक्सपेंसिव भी बहुत मिलता है। तो और बीच में हर हर प्राइस रेंज में आपको मिलेगा वो शर्ट। आप आप कौन से प्राइस रेंज में खरीदोगे, वो कैसे डिटरमाइन होगा? पहले हम लोग ये डिटरमाइन करते थे पहले के ज़माने में कि मेरी सैलरी कितनी है, पर उस टाइम में क्रेडिट नहीं था। आजकल क्रेडिट कार्ड आ चुका है। इवन दो आपका सैलरी कम है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान खरीद सकते हो। तो वो वाला अभी कैलकुलेशन नहीं होता है कि मैं सैलरी के बेस्ड में अपना कार खरीदूँ, नहीं होता। तो आप कार तभी खरीदोगे या कुछ भी सामान तभी खरीदोगे जो हो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर पाए कि क्या मैं 3 खरीद सकता हूँ अभी के अभी? कार खरीदते हो, लोन लेके खरीदते हो, फाइन, आई अंडरस्टैंड। कार बड़ा परचेज है, लोन लेके खरीदो। मैं भी यही बोलता हूँ कि कार का जो पैसा आप बचाते हो, उस पैसे को बेटर कहीं यूटिलाइज कर लो। ऐसा नहीं कि कार आप पूरे कैश से खरीद रहे हो, राइट? अगर खरीद पाते हो तो फिर भी खरीद ही पाते हो, विच इज ऑल्सो गुड। अगर नहीं भी खरीदते हो तो भी ये सोचो, कार जो आपने लिया उसका आपने लोन लिया कार का, क्या आप वैसे ही लोन 3 लोन आप पे कर सकते हो हर महीने? अगर आपका कार का लोन 10,000 का है महीने का, कुछ भी अमाउंट मान लो, क्या आप 30,000 लोन में पे कर सकते हो? अगर नहीं, तो आप कार को नीचे करो, आपके कार का बजट को नीचे करो। आप ऐसा कोई कार देखो कि जो आपके बजट में हो। दिखाने के लिए तो हम लोग, पड़ोसी को दिखाने के लिए तो हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, वो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, राइट? राइट। उसके लिए तो फरारी भी कम पड़ जाए शायद। पर आप कौन सा खरीदोगे इसके ऊपर, और आप उसको अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो कि मैं मॉर्गेज भी पे कर सकता हूँ 3, घर के लिए भी अप्लाई कर लो इसको। बड़ा घर सबको अच्छा लगता है, किसको नहीं पसंद? पर क्या आप उस घर का जो आपका ईएमआई जाता है, क्या आप वो 3 टाइम्स ऑफ दैट ईएमआई हर महीने पे कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते, तो आपका घर का रेंज कम करो, जो कम रेंज में आपको आए, जिसका आप 3 टाइम्स पे कर सकते हो, या एटलीस्ट 2 टाइम्स। घर के लिए चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि घर के लिए आप 2 टाइम्स भी बोल लो उसको, कि 2 टाइम्स पे करने से भी चलेगा वो। क्योंकि अगेन घर इज लिटिल डिफरेंट, वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट होता है वो। कार और मोबाइल ये सब डिप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं वो। तो इसके लिए तो आप डेफिनेटली 3 टाइम्स रखो, कि 3 टाइम्स ही मेरा लिमिट है, उससे नीचे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है? समझ में आ गया होपफुली ये। हाँ। अच्छा, एक और है कि ये क्रेडिट कार्ड वाले कंपनी ना रिवर्स बहुत देते हैं। ये इसी को दिखा के तो ट्रैप में लेके आते हैं ना हमें, कि रिवर्ड्स ले लो, रिवर्ड्स ले लो। तो रिवर्ड्स आर गुड, पर इसको आपको बहुत वाइजली आपको यूज करना पड़ेगा, इस रिवर्ड्स को, राइट? क्योंकि ये अदरवाइज एक ट्रैप बन जाता है वो रिवर्ड्स के चक्कर में। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, राइट? ये रिवर्ट का पैसा कहीं ना कहीं से तो निकाल ही रहा होगा ये बैंक, हम ही से निकालता है ये एट द एंड। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से बैंक आपको कुछ दे रहा है, नो। ये पैसा हमसे ही निकलता है, बैंक मर्चेंट को चार्ज करता है, मर्चेंट हमें चार्ज करता है एट द एंड। तो पैसे हम ही पे कर रहे हैं इसका, रिवर्ट्स का, जो रिवर्ट्स हमें मिलता है बाद में जाके। और वो रिवर्ट्स एक्चुअली में बहुत कम होता है। उस रिवर्ट्स के चक्कर में मत रहो, फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको रिवर्स अच्छा लग ही रहा है कि अच्छा मेरे पास दो ऑप्शन है कार्ड लेने का, एक में रिवर्ट दे रहा है, एक में नहीं दे रहा है, तो हो सके आप रिवर्स ले लो। पर सोचो, वो आपसे ऐसा क्या ले रहा है कि जिसके बदले में आपको वो रिवर्ट दे रहा होगा, राइट? तो ये एक बार सोच लेना, मतलब हर रिवर्ट। और पॉइंट फर्स्ट कि रिवर्ट्स इतना भी नहीं देते कि आप उससे अमीर बन जाओगे। वो छोटा सा एक पीनट्स ही देता है वो रिवर्ट के नाम पे, राइट? बहुत ज्यादा फोकस मत करो रिवर्ट्स पे, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। है अच्छा है, अगर आप उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हो तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा फोकस मत करो उस पे। हाँ, ठीक है। बाकी मैं जब आऊंगा फिर से मैं इस पे एक बार रिवाइज कर लेंगे चाहो तो, इस रिवर्ट के ऊपर। पॉइंट नंबर 5, सेटअप ऑटो पेमेंट्स एंड अलर्ट्स। तो ये होता है कि अलर्ट्स लगा लो अपने फोन पे, कि जब भी मुझे पे करना है क्रेडिट कार्ड, ये
फोन के ऐप में भी आजकल होता है क्रेडिट कार्ड, बैंक के ऐप में भी होता है, अगर ना भी हो तो फोन में भी आप अलर्ट लगा सकते हो कि इस डेट को मुझे क्रेडिट कार्ड को पे करना है। आप उस डेट पे आपका अलार्म बजेगा, वो आप पे कर दोगे। दैट इज वन। सेकेंड इज सेटअप ऑटो पेमेंट्स। तो मैंने भी किया था अपने लिए ये कभी, कि एक दिन पे जब वो स्टेटमेंट जनरेट हो उसके नेक्स्ट डे या उसके 2 दिन, क्योंकि उसके बाद आपके पास 25 दिन का टाइम होता है वो पेमेंट करने के लिए, 25 या कुछ 15-20 दिन का टाइम होता है, राइट, पेमेंट करने के लिए। पर पहले पहले आप ऑटो पेमेंट लगा दो बैंक से, एक मिनिमम अमाउंट वो पे कर देगा। उससे फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। मिनिमम अमाउंट, राइट, 100 रुपये पे कर दो, डजेंट मैटर कि कितना एक्सपेंस हुआ है, वो आप बाद में जब आपका अलर्ट लगे बजेगा तब आप बाकी पूरा अमाउंट पे कर देना। पर आप पहले एक छोटा अमाउंट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पे करवा दो अपने बैंक सेविंग्स अकाउंट से अपने क्रेडिट कार्ड पे। उसका फायदा ये होता है, और ये हर महीने होगा, उसका फायदा ये होता है कि आपका ये लेट पेमेंट पेमेंट फी नहीं लगाते वो, राइट। क्योंकि होता कभी कभार ये है कि हम भूल जाते पेमेंट करना, या हम लोगों को कोई प्रॉब्लम था शायद, कुछ भी हो सकता है, नहीं, हम लोग भूल गए सपोज पे करना, पे एक दिन के बाद हमने कर दिया। अच्छा, ये भी होता है कि कभी कभार बैंक में आज अगर हमने पे किया तो वो आज ही के आज रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो 2-3 दिन का बिजनेस डेज लगाते हैं उसको क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो पेमेंट तो मैंने कर दिया था, शायद वो हुआ नहीं राइट अवे, बैंक हॉलीडेज आगे बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट, या मैं भूल गया। तो इससे बेटर है कि ये ऑटो पेमेंट पे लगा दो एक मिनिमम अमाउंट, जिससे ज्यादा ही आपका खर्चा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द मंथ्स। तो उससे होगा कि वो लेट पेमेंट फी नहीं लगेगा आपका, एटलीस्ट। तो ये हो गया ये। हाँ, सेकंड कि ये मोबाइल बैंकिंग पे आजकल बहुत सारे फीचर्स होते हैं, अलर्ट्स का फीचर्स होता है, आपको वो अलर्ट आ जाएगा कि आपका ये पेमेंट का दिन आ गया है, पेमेंट कर दो, ये सब भी ऑन कर लो। बैंक से एक बार बात कर लो कि क्या क्या फीचर्स मैं ऑन कर सकता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे। या आपको बैंक को अलग से पूछना पड़ेगा, ये खुद नहीं बताएंगे, वो बटन देके वो छोड़ देते हैं, बाकी तो आपका काम है, राइट। आपको वो बैंक को पूछना पड़ेगा कि अगर मुझे अपने क्रेडिट कार्ड्स को टाइमली पे करना है हर महीने, कैसे किया जाए, क्या क्या मैं बैंक के इस ऐप में से फीचर्स को यूज कर सकता हूँ कि मुझे ये टाइमली पेमेंट हो जाए मेरा। पॉइंट नंबर 6, ये तो मैंने भी किया हुआ था, ये गलती हर कोई करता है। यंग लोग ज्यादा करते हैं ये, बाद में शायद उनको समझ में आ जाए कुछ लोगों को, तो वो कम करना कर देते हैं ये इसको। डोंट ओपन टू मेनी क्रेडिट कार्ड्स एट वंस। एट वंस क्या, इन योर लाइफ टाइम यू डोंट हैव टू ओपन टू मेनी क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके क्रेडिट कोर्स को स्कोर को इम्पैक्ट करता है कि, अच्छा, एट वंस तभी आता है कि अगर आपने एक ही महीने या 2 महीने के अंदर 10 क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई कर दिया आपने, राइट, तो होगा क्या कि सारे क्रेडिट कार्ड्स वाले कंपनी क्रेडिट स्कोर के पास जाएंगे, वो एक अलग कंपनी होता है, उनके पास जाके वो अपना क्रेडिट स्कोर देखना शुरू करेंगे उसके ऊपर। तो क्रेडिट स्कोर वाला देखेगा कि अरे भाई, ये तो हर जगह से आ रहा है, तो एक उसको वो धीरे धीरे कम करना शुरू करेगा स्कोर अपना, राइट। तो ये भी हो सकता है कि जो बाद की जो कंपनीज है वो आपको रिजेक्ट कर मार दे कि देखो इसका तो क्रेडिट स्कोर कम हो गया है, तो ये नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा क्रेडिट कार्ड। वो रिजेक्ट मारना भी आपके स्कोर में रह जाता है उसमें कि इसने शायद रिजेक्ट मार दिया। या उस बैंक के पास अगर फिर से जाते हो 2-3 महीने या साल भर के बाद, वो बोलेगा नहीं बॉस, हमने तो रिजेक्ट किया था आपको पहले, आपको नहीं दे सकते, राइट। तो ये था। अच्छा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ अभी। मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है, जस्ट दो, और कुछ नहीं है मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स, सिर्फ 2 कार्ड्स हैं, 2 बैंक से मैंने 2 कार्ड्स लिए हुए हैं। और और सारे एक्सपेंसेस मैं एक कार्ड से करता हूँ, सारे एक्सपेंसेस, जितना भी ऑटो पेमेंट है, जितना भी मैं खर्च करता हूँ महीने का, ग्रोसरी पे, कपड़े खरीदने पे, अगर किया कभी, कुछ भी खर्चा होता है, बच्चों को लेके गया कहीं पे, सारे एक्सपेंसेस मेरे एक क्रेडिट कार्ड से होता है। और दूसरे वाले क्रेडिट कार्ड को मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के मोबाइल ऐप से उसको मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। ब्लॉक करने का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ भी तो अगर टैप करने जाऊं तो भी वो मैं उसको यूज ना कर पाऊं, राइट। तभी यूज कर पाऊंगा अगर कोई इमरजेंसी हुआ हो, ठीक है। सेकंड कार्ड सिर्फ बैकअप के लिए है, अगर पहला कार्ड फॉर सम रीजन वो यूज ना हुआ हो, तभी जाके मैं सेकंड कार्ड यूज करूंगा, अदरवाइज सेकंड कार्ड का कोई यूज नहीं है, इसके लिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया हुआ है।
ब्लॉक मतलब ये ऐप में ब्लॉक होता है, वो उसको ऐप पे जाके ही मैं इसको अनब्लॉक भी कर सकता हूँ राइट अवे, और तब भी वो यूज भी हो जाएगा, मुझे किसी कॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो एक कार्ड होने से फायदा ये होता है कि मैं उस पर फोकस रख सकता हूँ, ठीक है। मैं उसको देख सकता हूँ कि उसका पेमेंट साइकिल कैसा है, कब मुझे उसको पे करना है। अगर आपके पास 10 कार्ड है तो ये होगा कि आपको 10 कार्ड के पेमेंट साइकिल से याद रखने पड़ेंगे कि किसको कब पे करना है। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा हुआ, ये करते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड से वो ग्रोसरी करते हैं, दूसरे क्रेडिट कार्ड से वो कुछ और पेमेंट्स करते हैं, तीसरे से कुछ और करते हैं, राइट। तो ये भी एक ऑप्शन है, ये भी कर सकते हो अगर आपको ये ज़्यादा सूटेबल लगे। एक टाइम पे मैं करता था वो, कि सारे ऑटो पेमेंट्स, मोबाइल का बिल पेमेंट हो गया, किसी सब्सक्रिप्शन का बिल पेमेंट हो गया, वो एक कार्ड से होता था, और दूसरा वाला कार्ड सारे मंथली जो ग्रोसरी शॉपिंग हो गया, अमेजोन से शॉपिंग हो गया, वो सब होता था दूसरे कार्ड से। पर अब मैंने उसके बाद देखा कि नहीं, अगर मैं दोनों कार्ड को ही एक ही कार्ड से करूँ, ठीक है मेरे लिए। आई डोंट नीड वो वाला बाइफर्केशन। खर्चा तो खर्चा ही है मेरे लिए वो, मैं अमेजोन पे भी खर्च करूँ तो भी वो खर्चा है मेरे लिए, अगर मैं ग्रोसरी खरीदूँ तो भी वो मेरे लिए खर्चा है वो। तो उसको तो अलग करके कोई फायदा है नहीं वो, तो मैंने इसके लिए एक किया हुआ है अभी। इसका और एक बेनिफिट कि आप नंबर ऑफ कार्ड्स बहुत कम रखते हो। इसमें मैं थोड़ा सा भी जाऊंगा क्रेडिट को स्कोर कैसे काम करता है वो, राइट। क्रेडिट स्कोर का मतलब ये है कि आपका क्रेडिट पेमेंट हिस्ट्री कैसा है, आप कैसे उसको पे करते हो, कितनी बार आप उस क्रेडिट पेमेंट को मिस करते हो, लेट पेमेंट वगैरह वो आई थिंक वो भी आता होगा इसमें, कितनी बार आपने मिस किया है पेमेंट करना, ये सब आता है उस पे, राइट। क्रेडिट स्कोर पे सब कुछ मिला के ये एक स्कोर बनाता है वो। अच्छा, और एक फैक्टर है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड का, आई थिंक ये क्रेडिट स्कोर पे ना हो, ये अपने बैंक के ऊपर भी होता है, बैंक भी ये देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है क्या, कि आपने इस क्रेडिट कार्ड का कितना परसेंटेज आपने यूज किया, और आपने कितना परसेंटेज पे बैक किया, ठीक है, ठीक है, ओके। अम, आपके पास एक कार्ड है जिसका 10,000 लिमिट है। मैं एक ऐसी नंबर ले रहा हूँ, रैंडम नंबर है ये। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट 10,000 है, ठीक है। आपने उसका 1,000 यूज किया, पिछले महीने, नेक्स्ट महीने आपने 1,000 पे कर दिया। तो क्रेडिट स्कोर के लिए तो बहुत अच्छा है ये, कि देखो ये आता है और पे कर देता है, कोई ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। आपने इसका 8,000 यूज किया, उसके बाद आपने इसका 8,000 पे कर दिया, तब भी ठीक है। पर इसका ये भी इम्पैक्ट बैंक देखता है कि देखो ये क्रेडिट कार्ड को जो मैंने लिमिट दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट उसका 70-80% यूज कर लेता है वो हर महीने, ठीक है। ये बैंक ऐसे भी देखता है उसको कि ये रिस्क है, क्यों, क्योंकि ये लिमिट तक जाता है बार बार, उसके बाद वापस पे करता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो पे नहीं करता कभी, तो बैंक के लिए रिस्क है कि अरे ये तो पूरा यूज कर लेता है अपना क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपना क्रेडिट लिमिट को बहुत ज्यादा करा किया जाए, दैट इज वन। पर वो तभी कर पाओगे जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, और बैंक अपना जो मेंटेन करता है स्कोरिंग वो अच्छा है, आप पे करते हो हर बार, राइट। अच्छा, क्रेडिट कार्ड हमेशा स्टेटमेंट आने के बाद ही पे करना, स्टेटमेंट से पहले पे मत करना, कि आपने आज ही मैंने कुछ खरीदा और आज ही उसको पे कर दिया, नहीं। दैट्स वाई आपको ये मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स ही रखने हैं, सो दैट आप उसको ट्रैक कर पाओ कि कब उसका स्टेटमेंट जनरेट होता है और कब मुझे उसको पेमेंट करना होता है, कब तक मुझे उसका पेमेंट करना होता है, उससे पहले मुझे करना ही करना है, वैसा कुछ, राइट। अच्छा, और एक पॉइंट, आप इसके स्टेटमेंट्स डेट को चेंज भी कर सकते हो आपके अपने हिसाब से, कि आपके लिए चाहिए कि मंथ के फोर्थ में आपका वो स्टेटमेंट जनरेट हो, क्योंकि वन फर्स्ट पे सैलरी आया हुआ है, तो आप उससे पे कर सकते हो फोर्थ का। ऐसा ना हो कि स्टेटमेंट ऐसे ऐसे टाइम में जनरेट हो रहा हो कि जब आपके पास पैसे ना हो पेमेंट करने के लिए, तो वो आप फोन करके आप डेट चेंज कर सकते हो। आई थिंक 1-2 महीने में वो इम्पैक्ट हो जाता है, उसका इफेक्ट पे आ जाता है वो। उसके बाद आप उसका स्टेटमेंट आपके हिसाब से ही उसी डेट पे जनरेट होगा। 1-2 महीने थोड़ा वो रहता है, पर उसके बाद ठीक हो जाता है वो। अच्छा, मैं उस पर बोल रहा था कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट तभी करो जब उसका स्टेटमेंट जनरेट हो रहा हो। उसका एक रीजन बताता है। सपोज आपका 10,000 लिमिट है, आपने इस पे 6,000 खर्च कर लिए, और उसी दिन आपने पे कर दिया उसने उसको, ठीक है।
फिर से आपका कुछ हुआ, उसी दिन आपने पे कर दिया, और बार बार आप पे करते रहते हो। जिस दिन स्टेटमेंट जनरेट हुआ उस दिन आपका यूसेज हुआ जीरो, या जीरो उसका, क्योंकि आपने पे कर दिया था। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे फाइनेंशियली मैनेज करते हो, तो आपने पे कर दिया उसको, इसको जीरो कर दिया था, पर स्टेटमेंट जनरेट होते हुए उसमें आया जीरो। इसका प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट स्कोर पे भी आई थिंक, और बैंक तो डेफिनेटली ये देखता है कि इसके पास तो कोई यूज ही नहीं है क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि क्रेडिट स्कोर कंपनी को भी ना वो नहीं देखता कि आपने कितनी बार पे किया इसको बीच बीच में, वो देखता है कि वो यूज कहाँ कर रहा है क्रेडिट कार्ड, वो तो बस रखा हुआ है क्रेडिट कार्ड, उसका तो बैलेंस जीरो आता है हमेशा। नहीं, बैलेंस आपका जो स्टेटमेंट बैलेंस होगा उसको आना चाहिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, वो सिग्निफिकेंट अमाउंट आप पे करोगे बैलेंस आने के बाद, तब वो रिपोर्ट ये होगा कि देखो इसका 10,000 लिमिट था, इसने उसमें से उसने 6,000 खर्च कर लिए, और उसने 6,000 पे भी कर दिए। इवन इफ आपके पास कैपेसिटी है 6,000 पे करने का, आप उसको पहले नहीं पेमेंट करोगे, क्योंकि तब उसका रिटर्न उसमें स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि उसका जीरो ही बैलेंस था इसका, इसका तो ज्यादा हुआ ही नहीं यूज क्रेडिट कार्ड, या 100 रुपए का बैलेंस था इसका, राइट। तो वैसे नहीं करोगे आप उसको, स्टेटमेंट जनरेट करने तक उसको आप होल्ड करके रखोगे पैसे को, जब स्टेटमेंट जनरेट होगा तब उसको आप पे कर दोगे, तब बैंक के पास वो रिकॉर्ड में रहता है कि देखो ये यूज करता रहता है हमेशा अपना पैसे को, और रिटर्न भी कर देता है, वेरी गुड पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया। अम, तो इस हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड्स कंपनी कंपनी भी, बैंक भी अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और क्रेडिट कार्ड जो स्कोरिंग कंपनी है वो भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो आपको ये हमेशा पे करते रहना है रेगुलरली। अच्छा, और सेवेंथ पॉइंट ये था कि इफ पॉसिबल नो योर इंटरेस्ट रेट्स एंड फीस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, रीजन बीइंग कि ये लोग हर महीने चेंज करते हैं, मतलब कुछ ही दिनों में चेंज कर देते हैं, तो हमें ये पता चलना बहुत मुश्किल है। बट अगेन, पहले वाले पॉइंट के लिए मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपके पास 5 कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, बहुत लोगों के पास होते हैं बहुत सारे कार्ड्स, मेरे पास थे बहुत सारे कार्ड्स, उसके बाद मैंने सारे एक एक करके बंद किए मैंने। एक स्टोरी भी बताऊंगा मैं अपने लिए, अपना एक स्टोरी भी बताऊंगा उसमें क्या हुआ क्या था। ये होता है, अननोनली अगर क्रेडिट कार्ड्स रख लो तो यही होता है। अच्छा, अगर आपके पास 5 कार्ड है तो आपको 5 इंटरेस्ट रेट्स याद रखने पड़ेंगे, पांचों के फीस याद रखने पड़ेंगे, बहुत काम है वो। एक होगा तो आपको एक ही को मेंटेन मैनेज याद रखना पड़ेगा, राइट, कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, तो वहां तक मैं ना जाऊं, वो सब मतलब। इसका डेट क्या है, सब मतलब वही है कि एक पे रखो, कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड देन कीप एन आई ऑन दैट बास्केट, सिंपल। डाइवर्सिफाई यहाँ नहीं होता है, वो अलग थॉट प्रोसेस है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, कि कीप ऑल योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स एंड आपका डाइवर्सिफाइड रहेगा, नहीं यहाँ पे नहीं। यहाँ पे ये है कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड कीप एन क्लोज आई ऑन दैट बास्केट, कि हाँ उस बास्केट के आप देखते रहो कि हाँ क्या चल रहा है भाई उस बास्केट के ऊपर। 50 बास्केट्स होंगे तो आप ध्यान नहीं दे पाओगे, वही फैक्टर है। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ था, बहुत पहले की बात है, 2007-8 की बात है शायद। मेरे पास वही 4-5 क्रेडिट कार्ड्स थे, हर बैंक कोई आके बोलता था क्रेडिट कार्ड ले लो, मैंने बोलता था हाँ दे दो। तब बचपन में ये था कि क्रेडिट कार्ड मिलना एक प्राउड फील होने वाला वो इंसिडेंट था, कि अरे क्रेडिट कार्ड मिला है मुझे, मेरे पास 10 क्रेडिट कार्ड है, 5 क्रेडिट कार्ड है, तो अच्छा लगता था। ये नहीं समझ में आता है कि वो मेरा पैसा तो है नहीं, वो तो बैंक ने मुझे उधारी दिया हुआ पैसा है, वो भी मतलब अ, उधार तो दिया भी नहीं है, बैंक ने मुझे एक पेपर पे लिख के दिया है कि ये तुम यूज कर लेना, राइट। तो ये तो बहुत ही बेकार था वैसे वो, बट अगेन तब कहाँ इतना समझ होता है, राइट, किसी को भी। तो ये था कि मैंने बहुत सारे कार्ड्स ले लिए थे, कलेक्ट कर लिए थे। हम तो जा जा के क्रेडिट कार्ड्स मांगते थे बैंक से, कि दे दो मुझे ये, बैंक दे दो, बैंक से क्रेडिट कार्ड दे दो। कभी कभार तो वो आते थे, कभी कभार तो हम भी जाते थे वहां पे। एनीवेज, तो हुआ ये कि बहुत सारे कार्ड्स आ गए, एक कार्ड में शायद आई थिंक कुछ 100 रुपए का वो इंटरेस्ट, 100 रुपए का बचा हुआ था जो मैंने पे नहीं किया था कभी। और इतने सारे कार्ड्स मेंटेन होता है, था नहीं कभी कार्ड्स इतने, किसका कौन सा ईमेल में मैंने क्या दिया हुआ था वो मुझे याद नहीं रहा, पासवर्ड मुझे याद नहीं रहा, तो मैं भूल ही गया कि मुझे वो देना था। ठीक है, बैंक से शायद फोन किया भी होगा, अब शायद स्कैम कॉल बोल के शायद मैंने उसको हटा ही दिया था कि नहीं चाहिए ऐसे कॉल्स, अब मुझे याद नहीं क्या था। और हुआ ये कि मैंने $100 से 100 रुपये से ज्यादा था नहीं वो, छोटा सा अमाउंट था, रह गया था उसमें। बहुत सालों के बाद, आई थिंक 3-4 साल के बाद, मैं गया एक घर खरीदने इंडिया में, मैं गया एक घर खरीदने। तो
तब ये ना ये क्रेडिट रिपोर्टिंग वगैरह इतना डेंजरस तरीके से फॉलो नहीं होता था। अब आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया ये सब कुछ, राइट? पर तब ये हुआ कि क्रेडिट स्कोर में ये आया कि तुम्हारा एक 5,500 का एक पेमेंट ड्यू है किसी एक बैंक के साथ। मैंने कहा ये कौन सा पेमेंट रह गया, मैं तो हमेशा पेमेंट करता करता रहता हूँ। जब जाके मैंने फिर से ढूंढना शुरू किया कि देखा कि अच्छा, बैंक वालों ने तो मुझे फ़ोन भी किया था। बैंक ने तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाए जा रहे हैं। मतलब 100 रुपए था, वो 5,500 बन चुका है कुछ ही सालों के अंदर। सोचो कितना ज्यादा। इतना इन्वेस्ट तो कहीं मिलता ही नहीं है, मतलब इतना इंटरेस्ट तो कहीं मिला ही नहीं था, मतलब प्रॉफिट तो कहीं मिला ही नहीं था मुझे। तो 100 रुपए तो ज्यादा था ही नहीं, राइट? कभी पे कर देता मैं, याद नहीं था, ध्यान नहीं दिया था, वही हो गया, भूल गया। अब तब जाके मैंने उसको 5,500 रुपये पे किए कि ले लो भाई, अब मुझे अपने चंगुल से छुटकारा दो। तब उन्होंने अपने डिटेल्स में से हटाया, एक लेटर लिख के दिया कि हाँ इसने सब पे कर दिया है। तब जाके मैं वो लेटर जाके मैं दूसरे वाले बैंक को दिखाया कि घर खरीदने के लिए मुझे मॉर्गेज दे दो, लोन दे दो। तो ये होता है कि अगर आप बहुत सारे कार्ड रखते हो, राइट, भूलने के चांसेस, मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो फोकस ऑन वन कार्ड। इफ यू रियली वांट, कीप अ सेकंड कार्ड एज ए बैकअप। सिंपल। अच्छा, तो इस पे हमने पहली बात कर लिया कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसे कैसे कमाते हैं। हमसे ही कमाते हैं, कहीं और से नहीं कमाते, हमसे ही कमाते हैं। हमसे ही कमाते हैं, हमें ही देते हैं। ज्यादा कमाते हैं, कम देते हैं। तो समझ लो। ठीक है। ट्रांजैक्शंस पे भी हमने शायद बात कर ही लिया कि ये मर्चेंट को भी चार्ज करता है, हमें भी चार्ज करते हैं, मर्चेंट को भी चार्ज करता है वो। मर्चेंट वो अपने दुकान पे उसका मशीन रखते ही या उसका कनेक्शन लेते ही वो चार्ज करना शुरू कर देता है कि ये देखो मैं तो अब चार्ज करूंगा तुम्हें, राइट? तो मर्चेंट भी क्या करे, वो हम पे डाल देता है वो। तो पेमेंट तो हम ही करते हैं एट द एंड। अच्छा, अब ये सब आपको आई थिंक समझ में आ गया है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि मैंने ये पॉइंट बोलना भूल गया था। अगर एक पेन पेपर हो ना, तो ये कुछ जो चीज़ें समझ में आए, जो कि मैं लगे कि हाँ सही बता रहा है ये बंदा, तो लिख लेना ये कि क्या टू डूज है, क्या आप अपने लिए कर सकते हो अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए, राइट? लिख लेना अगर पॉसिबल हो। ओके, इसका मैं एक फाइनेंसेस से हटके मैं एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाह रहा था इसको, क्रेडिट कार्ड्स को। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल नहीं, ध्यान योग की बात नहीं करूंगा मैं इसमें, पर एक थोड़े से अलग लेवल पे जाके, राइट, कि ये क्रेडिट कार्ड आया कहाँ से, हम लोग ऐसे बन क्यों गए कि हमें कुछ ना कुछ खरीदते रहना होता है हमेशा। ना खरीदो तो मन खराब हो जाता है कुछ दिनों में, लगता है कि यार क्या मिसिंग हो गया, मतलब। और खरीदते ही मन को एक अच्छा फील गुड फैक्टर आता है कुछ दिनों के लिए। तो ये हुआ क्यों, राइट? और इसका एंड क्या है, मैं वो सोच रहा था एक इसमें साइड पे। सो हमारा अभी ये चल रहा है कि जो कि सनातन नहीं है ऑनेस्टली, राइट? हम लोग कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में पहुंच गए हैं अभी, कि सब कुछ, वर्ल्ड तभी ग्रो करेगा, वर्ल्ड तभी मतलब सस्टेनेबल होगा जब तक ग्रो करते जा रहा है वो। सब कुछ ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, मिलिट्री पावर ग्रो कर रहा है, हमारा बाइंग बाइंग कैपेसिटी ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, राइट? पर आप ये सोचो, पृथ्वी तो उतना सही है जितना पहले था, अभी भी उतना सही है, कुछ कम ज्यादा तो हुआ है नहीं, राइट? अगर सब कुछ ग्रो करता जाएगा, कब तक ग्रो करेगा वो, राइट? मेरा पॉइंट ये था कि कब तक ग्रो करेगा वो। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आके वो भी तो बोलेगा ना, पृथ्वी तो भी तो बोलेगा कि बस हो गया, अब तो मेरे लिमिट से भी बाहर जा चुका है वो। तो ये हमेशा ग्रो करते रहने वाला कंसेप्ट, माइंडसेट ठीक नहीं है। मतलब मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, या जो हम लोग, जैसे कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है बोल के हमारा कंट्री स्ट्रांग हो रहा है, राइट? तो ये ही गलत है। पर अब इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं इस टॉपिक, इस इसमें, क्योंकि ये टॉपिक से हट जाएगा, बहुत ज़्यादा हट जाएगा। पर आप ये सोचो कि मतलब हमेशा ग्रो करते रहना ही, मतलब ग्रो ऐसे नहीं होता है कि हम लोग चीज़ें खरीद खरीद के हम लोग अपने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं चीज़ों को अपने घरों पे, तभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं। नो, ग्रोइंग ऐसे नहीं होता। ग्रोइंग इंटरनल भी हो सकता है, कुछ ना खरीद के भी हो सकता है ग्रो, राइट? तो इस पे एक बार ध्यान देना, सोचना। अगर लगे कि ये टॉपिक अच्छा है, इस पे थोड़ा और ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए, तो कमेंट में मुझे बताना कि तो मैं थोड़ा सा लिख के पॉइंट्स बना के फिर से बात करेंगे इसके ऊपर।
क्योंकि ये एवर एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, ये सस्टेनेबल नहीं है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर ये कोलैप्स कर जाएगा। कब तक ग्रो करोगे भाई? रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, राइट? अच्छा, हमारे नीड्स भी एवर एक्सपैंडिंग है। आज मैंने एक कार खरीद लिया, उसके बाद 2 साल के बाद लगता है कि नहीं, इस कार को छोड़ के बड़ा वाला कार चाहिए। आज हमने एक मोबाइल खरीदा, लगता है 3-4 साल के बाद एक बड़ा मोबाइल चाहिए, बेटर मोबाइल चाहिए, राइट? ऐसा हमेशा नहीं है कि वो हम चाहते हैं। ये पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, ये कंपनीज, गवर्नमेंट, हमारे आसपास के लोग सब मिलके ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं जो कि हमें लगवा देता है कि नहीं, हमें एक चाहिए नया वाला कुछ। पर ये भी सोचो कि हमारा जो बॉडी है वो 40 साल से वही बॉडी है, हम तो नहीं चेंज कर रहे इस बॉडी को, राइट? कि नहीं नहीं नहीं, एक नया बॉडी चाहिए। वैसे तो नहीं होता ना। हमेशा नया नहीं चाहिए होता है कि नया ही चाहिए होता है, हमेशा नया ही कुछ हमें मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा अ, जो है उसी में ही हमें रहना है, राइट? उसी में आप इंटरनली स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हो। हमेशा नया सामान खरीद के ही आपको हैप्पीनेस मिलता है, वो गलत है, नेचर वाइज गलत है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप उस साइकिल में फंस चुके हो। इफ यस, क्या हम लोग कर सकते हैं कि उस साइकिल से हम लोग निकल पाए? क्योंकि वो साइकिल हमें हैप्पीनेस नहीं देगा, वो कुछ टाइम तक सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। वो साइकिल हमें कभी कंटेनमेंट नहीं आएगा उससे, कभी हमें संतुष्टि जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो नहीं आ पाएगा कभी। हम लोग सडनली खुश तो हो जाएंगे, पर वो जाते ही, उसका इफेक्ट जाते ही हम लोग फिर से उसी साइकिल में आ जाएंगे, राइट? फिर से हमें कोई नया कुछ चाहिए होगा कि उस नए वाले बिगड़ चीज आते ही हम लोग खुश होंगे। और वो जॉब पे भी एप्लीकेबल है। हमेशा हम लोग जॉब पे भी ग्रो करने की कोशिश करते हैं, राइट? कि एक के बाद एक जॉब चेंज किया हुआ, उसी जॉब में हम लोग वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं कि मैनेजर बन गया, सीनियर मैनेजर बन गए, उसके बाद कुछ डायरेक्टर बन गए, राइट? ग्रो कर रहे हैं हम लोग। अ, इस ग्रो के चक्कर में हमने कितना स्ट्रेस अपने ऊपर डाल दिया, वो भी एक बार सोच लेना। कि अगर किसी को ग्रोथ में पसंद, ग्रोथ अच्छा लगता है, ठीक है, ग्रोथ इज ऑल्सो फाइन। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं चाहिए होगा ग्रोथ, राइट? पर उस ग्रोथ का कॉस्ट क्या है, वो भी एक बार सोच लेना, हर चीजों का, राइट? हमने हमें मुझे नया नया फोन पसंद है, हर 2 दिन में मुझे एक नया फोन चाहिए, बॉस, ठीक है? पर उसका कॉस्ट क्या है, राइट? मैं क्या छोड़ रहा हूँ उसके लिए, वो आप एक बार सोच लेना, ठीक है? आ, ये एक था, थोड़ा सा मैं साइड में जाना चाह रहा था, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था इस पे तो। अच्छा, एक पॉइंट था कि हाउ टू कंट्रोल योर बाइंग हैबिट्स। यही कि मुझे हर कुछ दिनों में कुछ नया खरीदने का मन करता है। मुझे भी था ये, मुझे भी होता है, अभी भी होता है कभी कभार। अभी भी शायद मैंने बहुत सी चीजें खरीदा हुआ था, एक एक करके कलेक्ट किया हुआ है, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, क्या मिस हो रहा है उसके लिए, राइट? अच्छा, एक फॉर्मूला ये है कि हाउ टू कंट्रोल योर बाइंग हैबिट, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ अभी। डोंट बाय व्हेन कंपनीज वांट यू टू बाय। इसका मतलब क्या है? ये जो अलग अलग दिवाली पे बॉक्सिंग डे आता है, कभी कभी ये डे, कभी वो डे, हर टाइम पे ना वो कंपनी हजारों चीजों पर डिस्काउंट देना शुरू कर देता है। वो क्यों देता है? वो क्या वो इसलिए देता है कि आपको वो चीज का रिक्वायरमेंट है? नहीं, वो इसलिए देता है कि उसको वो चीज सेल करना है, राइट? आपको रिक्वायरमेंट हो या ना हो, डजेंट मैटर, उस टाइम पे उस कंपनी को वो चीज उसको सेल करना है। तो इसलिए वो अलग अलग वो चीजें लेके आता है कि हमें, हम लोग ये दे रहे वो दे रहे हैं और आप खरीद लो, राइट? तो हमेशा ये ध्यान रखना कि डोंट बाय व्हेन कंपनीज वांट यू टू बाय, राइट? बट बाय व्हेन यू हैव वांट टू बाय। कि मुझे अब फोन खरीदना है तब मैं फोन खरीदूंगा, या मुझे कुछ भी, मतलब मुझे कपड़े खरीदने तब मैं कपड़े खरीदूंगा। अब क्यों खरीदने, वो अलग टॉपिक है, वो अलग से सोचना कि मुझे क्यों खरीदना है। हो सकता है कि मुझे शौक चढ़ा है कि मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, या हो सकता है कि मेरा कपड़ा फट चुका है, मुझे नया चाहिए। हर इंसान का अलग अलग होगा वो रिक्वायरमेंट। बट तुम्हें जब खरीदना है तब तुम खरीदोगे। हमेशा ये याद रखना कि मुझे अब ये खरीदना है, अब मैं खरीदूंगा, राइट? बॉक्सिंग डे आते ही मुझे नहीं खरीदना है, मुझे जो खरीदना है वो मैं बॉक्सिंग डे पे खरीदूंगा जाके, वैसा। अच्छा, मुझे आज एक नया फोन खरीदना है,
ठीक है? अब आपको सोचना पड़ेगा क्यों, राइट? मुझे शौक लगा है कि नया फ़ोन मार्केट में आया तो नया फ़ोन खरीदूँगा। ये भी ठीक है, अगर पैसे हैं तो खरीद लो, क्या है इसमें, राइट? सो अब तब ये देखो कि क्या आप 2 महीने और वेट कर सकते हो? कि कोई स्पेशल डील आने वाला है, आपको पता है कि दिवाली वाला सेल तो लगने ही वाला है कुछ दिनों में, या बॉक्सिंग डे लगने ही वाला है कुछ दिनों में, और मुझे आज फ़ोन खरीदने का मन कर रहा है, तो मैं 2 महीने 3 महीने वेट कर लेता हूँ, तो मैं उसमें तब सस्ते में या कोई डील अच्छा मिल जाएगा मुझे। ये एक हो गया। मेरा फ़ोन आज खराब हो गया है, पानी में गिर के खराब हो गया वो। तब आप ये नहीं कर सकते, तब आपको आज ही फ़ोन खरीदना है, राइट? तब ये वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होगा इसमें, ये वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। तब आपको आज के फ़ोन खरीदना है, क्योंकि वो फ़ोन ही खराब हो गया है अभी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अगर ऑप्शन है वेट करने का, वेट कर लो, दैट इज वन। एक ये भी है, अच्छा ये सेकंड टॉपिक ये था कि मैं ये भूल ना जाऊं, मैं इसलिए मैं वो कर रहा था, मैं लिख लेता हूँ उसको एक बार। अच्छा, हम लोग क्यों खरीदते हैं कुछ भी सामान, राइट? कि हम लोग इसलिए खरीदते हैं कि आइदर हमें वो रिक्वायरमेंट है, वो नीड है, या हमारा वो वांट है। तो आपको ये एक बार बैठ के सोचना पड़ेगा, 2 मिनट बैठ के आप सोच लो कि या क्या ये खरीदना मेरा नीड है या मेरा वांट है। अगर फोन खराब हो गया तो वो मेरा नीड बन गया है अभी वो। अगर मार्केट में नया फोन आया और वो मुझे खरीदने का मन कर रहा है तो वो एक वांट है, वो डिजायर है वो। अच्छा, इसको हैंडल करने के लिए वही मेरा पॉइंट था जो, इसको हैंडल करने के लिए एक होता है कि स्लीप ओवर। अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, ऐसा नहीं कि अभी घर से निकले और अभी कार्ड अपना पॉकेट में डाला और चले गए खरीद लिया वो। रात को सो जाओ उस पे, रात को सो जाओ, नेक्स्ट डे सोचो कि अच्छा कल तो बहुत मन कर रहा था खरीदने का, क्या आज भी वो इतना मन कर रहा है खरीदने का? हो सकता है कि हाँ कर ही रहा होगा, तब जाओ खरीद लो। और क्या, हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, अगर वो वांट है, नीड नहीं है, वो वांट है, राइट? तब ये हो सकता है कि आपको एक दिन का जो वो आपको वो टाइम मिल गया, ब्रेन को सोचने का जो टाइम मिल गया एक रात का, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सोचा होगा कि ठीक है, इतना भी कोई वो नहीं था कि आज ही के आज खरीदना है, 2 महीने वेट कर ही लेते हैं, या मुझे चाहिए ही नहीं था वो, अब तो सडनली मन किया था खरीदने का। होता है वो, सडन अर्जेस आते हैं वो खरीदने के, राइट? कुछ देख लिया होगा टीवी पे, ऐड पे, कहीं पे कुछ देख लिया होगा, खरीदने का मन किया। पर आप एक रात का टाइम दो उसको, उस पे आप सो जाओ उस थॉट पे, मतलब, राइट? और नेक्स्ट डे देखो कि फिर भी आपका वो है कि नहीं वो। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं खरीदना ही खरीदना है, तो खरीद लो। मन मार के क्या ही करोगे? अगर आपका फाइनेंसेस सपोर्ट कर पा रहा है तो खरीद लो। अगर फाइनेंसेस नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, सपोर्ट करता है उस आपके उस डिसीजन को, राइट? तो तब तो वो आपके ऊपर है वो। मन तो मेरा भी बहुत कुछ करता है, एक प्राइवेट जेट खरीदने का भी मन करता है मेरा, राइट? क्या मेरा फाइनेंसेस फाइनेंसेस सपोर्ट करेगा उसके लिए? नहीं, ऑब्वियसली, राइट? तो मैं नहीं खरीदा खरीदा अभी मैंने। अगर फ्यूचर में कभी किया तो खरीदेंगे तब। तो फ्यूचर में अगर कोई किसी का आज अगर आईफोन, लेटेस्ट आईफोन खरीदने का मन करता है, तो आप एक बार अपना भी देख लो कि हाँ क्या मेरा सपोर्ट करता है फाइनेंसेस या नहीं करता है। अगर आज नहीं करता है फिर भी आपने क्रेडिट कार्ड पे खरीद लिया उसको, तो होगा ये है कि ये जो दुख आपको, आपने एक दुख को हटाने के लिए आपने एक बड़ा वाला दुख अपने ऊपर मोड़ ले लिया है, मतलब। और वो वाला दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर उस ट्रैप में आप गिर गए एक बार, निकलना बहुत मुश्किल होता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, फैमिली से स्ट्रेस आता है, मतलब इतना क्यों लेना है, राइट? एक छोटे से फोन के लिए क्या वो वर्थ है इतना, वो आप सोचना। हाँ, और एक है, ये इसी पे ही एक और एक पॉइंट है, इस एक वर्ड है, मतलब टर्म है एक, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट? कि अभी खरीदना है, अभी खरीदने का मन करता है वो, और अभी खरीदने के बाद ना एक सेटिस्फेक्शन आता है अंदर से कि देखो मैंने खरीद लिया वो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, मैं दो पे बात करूंगा एटलीस्ट। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो डिक्लाइन होता है वो भी बहुत इंस्टेंट होता है। आज मैंने एक आईफोन खरीदा, या मैं आईफोन बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, वो सब खरीद नहीं पाते वो, राइट? कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पे, कार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है कि आज मैंने वो खरीद लिया सामान वो हाथ पे, अगर
वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला कंसेप्ट है, कंसेप्ट के लिए मैंने खरीदा है वो, कि आज ही खरीदने का मन किया, मैंने आज ही खरीद लिया वो। होगा क्या कि वो 2-3 दिन के अंदर वो एक नॉर्मल फोन आपके पॉकेट में रह जाएगा, वो नॉर्मल फोन जैसा ही रहेगा वो। घड़ी भी हो सकता है, एक्सपेंसिव घड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? पर आपने अगर उस चीज के लिए आपने 2 महीने वेट किए पैसे बचाने के लिए, उसी चीज को खरीदने के लिए, वो आईफोन हो या घड़ी हो या कुछ भी हो, गाड़ी हो, तो आपने उस आपने ध्यान किया उस चीज के ऊपर, राइट? इन ए वे आपने उस चीज के ऊपर ध्यान किया बहुत दिनों से, 2 महीने, 3 महीने, साल भर हो सकता है। उसके बाद जब आप उस चीज को खरीदोगे, उसका सेटिस्फैक्शन लंबा रहेगा आपके ऊपर। आप बहुत लंबे टाइम तक उसको एंजॉय कर पाओगे। आज खरीदने का मन किया, आज खरीद लिया, कल वो दिमाग से चला ही जाएगा, वो गारंटीड है। वो नहीं रहेगा दिमाग पे, वो निकल जाएगा वो दिमाग से। अगर आपने वेट किया उस चीज के लिए, पेशेंटली, धैर्य से आपने उसके लिए वेट किया बहुत दिनों तक, उसके बाद आपने उस खरीदेगा, उसका वो आप चेरिश कर पाओगे कि हाँ, इसको मैंने बहुत दिन वेट करने के बाद ये मेरे पास आया है, तो आप उसका वैल्यू ज्यादा करोगे। आज बोला, आज खरीदा, क्रेडिट कार्ड है आपके पॉकेट में, आज बोला तो आज आ गया वो क्रेडिट कार्ड की बदौलत, राइट? उसके बाद वो उसका वैल्यू इतना नहीं होता हमारे अंदर, हमारे दिल में उसके लिए वैल्यू कम होता है। और इसीलिए होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट डिक्लाइन होता है उसका, और 2 3 3 4 दिन के बाद उसका वैल्यू नहीं बचता हमारे दिल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर हो सके तो 1-2 बार सुन लेना इसको, इसलिए मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ इसको अलग अलग तरीके से। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तभी होता है जब हमने अभी अभी खरीदा कुछ चीज को, और अभी मन किया अभी खरीद लिया, राइट? हमने थॉट्स नहीं दिए उसके ऊपर कि एक्चुअली चाहिए कि नहीं चाहिए वो। दैट इज वन। मन किया, खरीद लिया, और उसका डिक्लाइन बहुत जल्दी होगा। ठीक है? उस चीज के लिए आपके अंदर जो प्यार या रिस्पेक्ट था, वो जल्दी कम हो जाएगा, वो बहुत जल्दी, क्योंकि आपने उसके लिए शिद्दत से आपने उसके लिए वेट नहीं किया कि चाहिए मुझे वो, चाहिए मुझे वो। दिनों से वेट कर रहे हो, सदियों से, मतलब सालों तक वेट कर रहे हो, तब जाके आपने वो खरीदा। आपको वो जब मिलेगा वो सामान, आप उसको ज्यादा लंबे टाइम तक चेरिश कर पाओगे, आप ज्यादा लंबे टाइम तक उसका एंजॉय कर पाओगे। और ये आई थिंक हर चीजों के लिए एप्लीकेबल है, हर चीजों पे एप्लीकेबल है ये, right? जल्दी से कुछ काम नहीं होता, वो कोई फायदा नहीं होता, मतलब वही मैं बोल रहा था कि कोई फायदा नहीं होता। सेम हुई है कि अगर हम लोगों ने बचपन में टीवी ज्यादा एंजॉय किया था, रिमेम्बर टीवी पे हम लोग कितना एंजॉय करते थे, टीवी पे कोई प्रोग्राम आता था तो। आजकल वैसे ही प्रोग्राम भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आता है कि आज मुझे ये देखना, तो आज मैं अभी मैंने देख लिया, उसके लिए मुझे 4-5 दिन का वेट नहीं करना होता था कि वो सीरियल का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। सब कुछ तो ऑन डिमांड अवेलेबल होता है, राइट, आजकल। तो इसीलिए मतलब वो आप खुद ही सोचो ना, महाभारत अभी भी याद है। मैंने 2 हफ्ते पहले कौन सा मूवी देखा था या कौन सा सीरियल देखा था, मुझे अब याद नहीं वो, क्योंकि इतना वो आता है, वो आता है जाता है, आता है जाता है वो। महाभारत तो अभी भी याद है मुझे, सारे एपिसोड्स अभी भी याद है, बैठ बैठ के, राइट? तो वही होता है कि हम लोग वेट करते थे उसके लिए, सिर्फ महाभारत नहीं, मुझे फैंटम याद है, मुझे टार्जन याद है, मुझे मोगली याद है, राइट? पर मुझे अब 2-3 हफ्ते पहले मैंने क्या देखा था वो मुझे याद नहीं रहता, किसी को नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा जल्दी आता है हमारे पास वो, भूल जाते हैं इसलिए। और ये हमारे फादर के जमाने से नहीं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स से, जब हमसे ही ये ट्रू है। जब हम लोग शिकार करते थे जहाँ जंगल में जाके, राइट, खाने के लिए, तब भी खाना हमारे पास इंस्टेंटली नहीं आता था, उसके लिए जाके लेना जाना पड़ता था, उसके लिए फाइट करना पड़ता था, तब जाके आता था वो खाना। तो वो एंजॉय भी वैसे ही करते थे हम लोग सब मिलके। चलो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा वो, उस पर नहीं जाते अभी। अलग ये है कि सेम मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये 3 टाइम्स रूल, नो योर परचेजिंग लिमिट। ठीक है? अपने परचेजिंग लिमिट को आप खुद जानना पड़ेगा, आप जानो कि ये मेरा लिमिट है, इसके आगे मैं जाऊंगा तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा वो मेरे लिए। अब कितना आगे जाओगे वो उतना ज्यादा रिस्की होता जाएगा वो। तो इसीलिए वो 3 टाइम्स वाला रूल है, राइट, कि 3 टाइम्स के हिसाब से देख लो कि क्या 3 बार खरीद सकते हो आप उसको। हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड वाला कंपनी बोल रहा है कि आपके तो बहुत ज्यादा, आपका तो लिमिट बहुत ज्यादा है, राइट? क्योंकि हो सकता है कि आपको उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को, आपने बहुत सालों से यूज किया हुआ है इस क्रेडिट कार्ड को, आपका लिमिट को उन्होंने बढ़ा दिया होगा बहुत सारा, पर वो आपका लिमिट नहीं है। वो बैंक सोचता है कि आपका
परचेजिंग पावर कितना है वो आप नहीं सोचते हैं। खुद को जानो और खुद से पता करो कि आपका लिमिट कितना है, बेस्ड ऑन योर सैलरी, बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल स्टेट एंड एवरीथिंग। आप खुद जानो कि आपका लिमिट कितना है। अच्छा, ये एक हो गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं देखता हूँ कि मिस हो गया है हमसे भी, बच्चों से भी, राइट। हम लोग हार्ड कैश नहीं पे करते, हम लोग कार्ड को टैप करते हैं बस, राइट। और ये कार्ड टैप होते ही ना, वो इमोशनल जो बॉन्डिंग है कैश से, वो नहीं रहता। या इमोशनल बॉन्डिंग, चलो गलत तरीके से चला जाएगा वो, कैश के ऊपर बॉन्डिंग जैसे साउंड हो रहा है वो वैसे नहीं। मतलब अगर हम लोग कैश देते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ दे रहे हैं कुछ लेने के लिए, राइट। हम लोग जब टैप करते हैं एक बड़ा वाला टीवी खरीदने के लिए, हमने बस टैप किया, बड़ा वाला टीवी आ गया, पर उसका एक्शन तो बस टैप ही था ना, उसका एक्शन तो बस एक टैप ही था। टीवी तो बहुत बड़ा वाला आ गया, राइट। पर अगर आप सोचो कि बड़े वाले टीवी के लिए आपको एक इतना सारा पैसा देना पड़े, तो आपको दिखेगा कि इतना पैसा, सारा पैसा जा रहा है। आप सोचोगे कि अच्छा मैं छोटा टीवी ले लूं, मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे। तब वो दिमाग में काम करता है, बैक ऑफ योर माइंड। आप सोच भी नहीं रहोगे इसके, सोचते भी नहीं होगे इसके ऊपर, राइट। पर आपके दिमाग में वो है, सबकॉन्शियस माइंड में वो है कि मैं एक छोटा सा एक फोन खरीदने के लिए, नोकिया का फोन खरीदने भी मैं टैप करता हूँ, और आईफोन खरीदने के लिए भी मैं टैप करता हूँ। तो टैप इज वन एक्शन, पर उसका रिजल्ट आईफोन आ रहा है, तो आप आईफोन क्यों नहीं लोगे, राइट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका एक्शन तो वही रहा ना। अग आप कैश से सोचो, वो आप एक छोटा छोटा नोकिया का फोन खरीदने के लिए आप छोटे से इतना सा पैसा दे दिया, वो हो गया, आके आ गया आपके पास नोकिया का फोन। आईफोन खरीदने के लिए एक इतना सारा पैसा आप दे रहे हो, तो आपको दिखेगा कि आप कितना सारा पैसा दे रहे हो, राइट। तो ये एक, मैं अगेन मैं आईफोन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हर चीजों पे एप्लीकेबल है। आप छोटी चीजों पे ही इसको अप्लाई करो पहले। जब ग्रोसरी पे जाते हो, राइट, rather देन टैपिंग कार्ड, सोचो कि आप अगर कैश पे करते, तो क्या आप वो सब चीजें खरीदते जो आप टैप से खरीद रहे हो, राइट। वैसे मतलब, तो कोशिश करो कि कैश से ही पे किया जाए। अम, हाँ, तो कैश से होता है कि मैंने इतना सारा कैश दिया, सो उसके रिजल्ट पे मुझे जितना बड़ा सामान मुझे मिला, तो उसका एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी अलग होता है, कि इतना सारा कैश देने के बाद मेरे पास ये आया, राइट। तो ये आप दो तरीके से देख सकते हो। सेटिस्फेक्शन एक आता है बहुत अच्छा सा, कि हाँ ये बड़ा वाला सामान आया। ये भी देख सकते हो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उस बड़े वाले सामान के लिए मुझे कितना सारा कैश देना पड़ा। तो आप सेकंड थॉट आप ये भी दोगे, क्या इतना सारा कैश देना वर्थ है, वो आप वैसे भी सोचते हो। अम, तो ये फिजिक्स के लॉ के हिसाब से भी ठीक है, हम लोग फिजिक्स के लॉ से ही चलते हैं हम लोग, राइट। कि आप बड़ा वाला एक्शन करते हो तो उसका रिप्लाई भी बड़ा वाला आता है, राइट। तो कार्ड टैप करना एक बहुत छोटा एक्शन है, पर उसके अगेंस्ट में आपको एक बड़ा बड़ा वाला कुछ भी आप रिटर्न में मिल रहा है आपको, तो ये एक फिजिक्स का लॉ को भी डिफाइन करता है। ये डिफाई करते हैं आपके ब्रेन का जो एक सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस है, उसको आप ये डिफाइन करता है, ये राइट, डिफाई करता है वो, कि अरे एक छोटे से टैप पे ही मुझे इतना कुछ मिल रहा है, तो मैं हमेशा छोटा ही टैप करने जाऊंगा ना। तो हमेशा मन करता है कि मैं छोटे से टैप पे ही काम चला लूं। तो मैं ये बताता हूँ सबको, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कभी कभार ये, कि अगर आप अपने बच्चों को कार्ड मत दो, अपने बच्चों को कैश से पे करना सिखाओ। इससे दो चीजें होता है, एक है कि कैश देने का कंसेप्ट एक आता है। हमारे इस जनरेशन के बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि पैसे आते कहाँ थे, उनको लगता है कि वो पैसा, वो कार्ड ही एक पैसा है, राइट। तो उनको दिखता भी नहीं है, राइट। हमें तो एटलीस्ट ये पता है। तो हो सके बच्चों को कैश से पे करवाने की कोशिश करो, दैट इज वन। सेकंड, ये अच्छा होता है कैश से पे करने के लिए, कि आप बच्चे ना वो छोटे छोटे मैथमेटिकल स्किल्स भी सीखते हैं वो उसमें से, कि उसने मुझे बोला कि इतना रुपए इतना पैसा हुआ, तो उसका मुझे क्या कितना देना होगा, कि कितना रुपए कितना पैसा बचेगा, वो मतलब समझ रहे हो आप क्या बता रहा हूँ, राइट। अगर आप कार्ड से टैप करते हो, तो वो पूरा एग्जैक्ट अमाउंट से वो कट जाता है वो, राइट। तो आपको वो नहीं समझ, बच्चों को इतना वो समझ में नहीं आता है कि अच्छा हुआ क्या, मतलब कि कार्ड से ही पे हो गया, मतलब उनको वो कैलकुलेशन भी नहीं किया उन्होंने दिमाग में। तो ये एक है।
अम, तो हो सके तो खुद भी कैश यूज किया करो नॉर्मल डे टू डे कामों में, अगर हो सके। और हो सके तो बच्चों को भी कैश से ही सिखाओ चीज़ों को, हेल्प होगा वो बाद में जाके। ये शॉर्ट टर्म में नहीं चेंज होगा, ये इट टेक्स टाइम। आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा धीरे धीरे कि क्या सही थे, सही है खरीदना, क्या गलत है खरीदना, कैसे मैं इसको रादर देन कार्ड यूज ना करके कैसे मैं कैश से यूज करूं उसको। तो बेनिफिट्स क्या है क्रेडिट कार्ड के, बेनिफिट्स के अगेंस्ट में उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे कुछ, वो क्या है। ठीक है। तो फाइनल ये मैं बताऊंगा इस पूरे इस टॉपिक के ऊपर कि ये याद रखना, क्रेडिट कार्ड कंपनी इज नॉट योर फ्रेंड। ये बैंक आपका फ्रेंड नहीं है। ठीक है। ये आपका एनिमी भी नहीं है, ये आपका दुश्मन भी नहीं है। बैंक बैंक है, वो बस अपना प्रॉफिट और लॉस देखता है। तो आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। राइट। अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे हमेशा ये याद रखना, एक लाइन है, हाउस ऑलवेज विंस। मतलब ये जब आप कैसीनो में जाते हो खेलने के लिए कभी, तो वो होता है क्या कि आप कितना भी बड़ा जीत रहे हो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कंटिन्यू करते हो खेलना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो कैसीनो है वो आपसे आपका सारा पैसा निकाल ही लेगा वो। अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि आपने 3 मैचेस जीत, 3 राउंड जीत ले हो, जीत गए हो, पर कभी ना कभी बार बार खेलते रहोगे तो वो आपको हरा ही देगा वो। तो हाउस जीतेगा ही जीतेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। क्रेडिट कार्ड कंपनी हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। मतलब इसका ये है कि ये रिवॉर्ड्स को लेने के लिए जो हम लोग इतना फाइट मारते हैं, राइट, रिवॉर्ड्स मिल गया मुझे थोड़ा सा, थोड़ा सा रिवॉर्ड्स के लिए हम लोग बहुत वो करते हैं, चीज़ों को करते हैं, राइट। उसके बाद हमें रिवॉर्ड्स मिला, खुश हो जाते हैं, पर ध्यान रखना, ये रिवॉर्ड्स मिलते तो जाएंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी आपने कुछ मिस कर दोगे, कुछ आप पेमेंट नहीं करोगे, लेट पेमेंट हो जाएगा, कुछ गलती से ट्रांजैक्शन हो गया हो, वो पैसा आपसे निकाल लेंगे वो। राइट। तो अच्छे से बैंक से एक अच्छा वो ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि अच्छे जो बैंक होते हैं वो इनके हिडन चीजें कम होते हैं इनके अंदर। राइट, तो वो एक है। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि बैंक्स इतना क्यों आपको पुश करता है कि ये क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। हर जगह पे अभी भी मैं दुकान में जाऊं कुछ खरीदने के लिए, वो दुकान वाला मुझे बोलता है कि ये क्रेडिट कार्ड ले लो। तो आप ऐसे भी सोचो कि वो इतना क्यों पुश कर रहा है आपको, मतलब क्या फायदा होगा उसको, क्या फायदा होता होगा आपको क्रेडिट कार्ड लेने से। राइट। क्या वो आपके फायदे के बारे में सोच रहा है? इतना अच्छा तो दुनिया है नहीं, राइट। ये तो आपको समझ में आता है कि इतना अच्छा तो नहीं है दुनिया कि आपके फायदे के लिए वो सोच रहा होगा, बैंक सोच रहा होगा, नहीं, इतना तो नहीं है। नहीं। तो डेफिनेटली वो अपने फायदे के लिए सोच रहा है। राइट। अब उसका फायदा हो रहा है इस एट दैट सेम टाइम, अगर आपका भी फायदा हो रहा हो, मतलब आप टाइम से पे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपको रिवर्स वगैरह मिल रहा है, वो फायदा है, तब तो चलो ठीक है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, आ, तब तो दूरी रहो इससे। अच्छा, ये लास्ट का एक ये टॉपिक मैं थोड़ा सा टच कर लेता हूँ, पर इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो शायद आपको मिल जाए। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मैं बताऊं तो कमेंट्स में मुझे फिर से बताना कि इफ यू आर ऑलरेडी इन सम डेट क्रेडिट कार्ड से, मतलब आपको बहुत सारा अमाउंट पहले अभी पे करना है, आप फंस चुके हो इस स्लिपरी रोड में, अब क्या कर सकते हैं। मैं बहुत ही शॉर्टली जाऊंगा इसके ऊपर, अगेन बहुत टाइम ले लिया मैंने ऑलरेडी, राइट। आई वुड से सिट एंड रीप्लान, कि आप एक बार बैठो और प्लान करो कि कहाँ गलत हो गया, मतलब कितने कार्ड्स हैं मेरे पास, कौन ज़्यादा पैसे ले रहा है, किस में ज़्यादा पैसे बचे हुए हैं, वो सब एक बार प्लान करो, रीप्लान करो अपने लाइफ को। मेरा खर्चा क्या है, मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, इफ़ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग। बहुत लोग हैं अभी भी जो कि रोते तो है कि अरे क्रेडिट कार्ड का इतना पैसा है कि इतना जाता है, इतना, पर कुछ करते नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि उनको चाहिए नहीं वो सोल्यूशन, राइट। आपको क्या, आपको रियली चाहिए, आपको ये खुद आपसे पूछना पड़ेगा क्या मुझे चाहिए वो। इफ यस, पेन पेपर लेके बैठो और सब लिखो कि कहाँ कहाँ मेरे खर्चे हो रहे थे, कहाँ कहाँ मेरे खर्चे होते हैं आजकल, कहाँ कहाँ उसमें से कौन सा मैंडेटरी है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, क्या मुझे नेटफ्लिक्स अभी भी चाहिए, वो सब सोचो बैठ के, राइट। उसके बाद ये देखो कि कौन सा
क्रेडिट कार्ड हाईएस्ट इंटरेस्ट कार्ड होता है, बहुत सारे कार्ड्स के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, राइट, इनमें तो इनको आप शफल भी कर सकते हो कि सारा का सारा बैलेंस एक कार्ड में ले आओ, उसके बाद उसको फोकस करो और बाकी कार्ड्स को क्लोज कर दो बैंक को फोन करके, राइट। या हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप किसी और मॉर्गेज लेके आप उसको पे कर दो, क्योंकि उसका बहुत कम है इंटरेस्ट रेट। ये भी एक बहुत अच्छा प्लान है। डिटेल से अगर बात करना हो तो बताना इस पे। आप अगर किसी तरह एक मॉर्गेज ले लेते हो किसी भी पॉइंट उसमें से, और उस मॉर्गेज से आप अगर अपने क्रेडिट कार्ड्स को पे बैक करते हो, तो उस मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट कितना होगा? अराउंड 10%, 11%, ज्यादा से ज्यादा ऐसा कुछ, राइट। क्रेडिट कार्ड आपसे 30-40% ले रहा है वो इंटरेस्ट रेट, बहुत ज्यादा है वो। तो क्रेडिट कार्ड को पे करना है तो क्रेडिट कार्ड पे कर दो, मॉर्गेज ले लो चाहो तो। लाइफस्टाइल को तो आपको कट डाउन करना ही है। इस ये तो एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। इस ये अगर नहीं करोगे तो बाकी सारे चीजें बेकार है। बाकी सब से कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज कर लो, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत फैंसी है कि आप हर 1 साल में एक नया कार खरीदते हो, पुराना वाला बेच देते हो, तब अगर आपके पास कैपेसिटी है कर लो। अगर आपका वही शौक है कर लो। पर आपका अगर नहीं है तो आइदर आप रो मत उसके ऊपर, या अपने लाइफस्टाइल को कट डाउन कर लो, और कोई इसमें ऑप्शन है नहीं। तो बस यही है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मैं अगर चाहो तो मैं बाद में एक वीडियो बना लेंगे। तो इसी पे मैं बंद करता हूँ अपना वीडियो। बहुत कुछ मैंने बताया, हो सके तो लिख लेना कि क्या क्या मैंने बोला इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।